Dear friends, welcome to the session of English reading. In this session, we are going to learn a lesson of class 10th and the name of this book is Footprint Without Feet and the name of lesson is The Making of a Scientist and this is chapter number 6 of this book. So let us begin, let us start, let us initiate our work. सो जो भी स्टूडेंट्स मेरे साथ अभी कनेक्टेड हैं इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनसे ये रिक्वेस्ट है कि वो वीडियो को पूरा देखें क्योंकि आपका जो ये लेसन है वो बिल्कुल दूसरे लेसन से काफ़ी अलग है क्योंकि ये साइंटिस्ट से रिलेटेड है और वो सिर्फ साइंस की ही बात इसमें होने वाली है इसलिए इस लेसन को अगर ध्यान से समझना है तो उसको पूरा वीडियो देखना चाहिए और पूरा वीडियो देखने के बाद में जो भी आपका पूरा लेसन आपको समझ में आएगा और उसका बेनिफिट आपको एग्जाम्स में या इसके क्वेश्चन आंसर्स करते समय मिलेगा और इसके अंदर कुछ बात हमको समझनी पड़ेगी। पहली बात तो ये जो लेसन है वो लेसन किसी साइंटिस्ट से रिलेटेड है और साइंस की सारी बात है। तो जिसको साइंस में ज़्यादा इंटरेस्ट है, बायोलॉजी में ज़्यादा इंटरेस्ट है, उसको इसको जल्दी समझ में आने लग जाएगा, उसका उसका इंटरेस्ट इसमें बढ़ जाएगा। दूसरी बात ये इसमें कोई स्टोरी नहीं है ऐसी कि कोई जैसे ग्रिफिन वाला लेसन हमने पहले पढ़ा था तो उसमें स्टोरी हो रही है फिर लास्ट में एंडिंग हो रही है। इस तरह से कोई स्टोरी की एंडिंग नहीं हो रही मतलब इसमें लास्ट तक ऐसा है कि अलग-अलग बातें साइंटिस्ट के बारे में है वो हमको जानने मिलेगी। लेकिन वह जो साइंटिस्ट है इसके ऊपर किसी चीज़ पे रिसर्च कर रहा है, तो वो रिसर्च का बेनिफिट क्या हो सकता है वो भी बीच में कहीं अंदर दे रखा है। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि वीडियो को पूरा ध्यान से देखना पड़ेगा। इसका कोई भी पार्ट हमको अगर हम छोड़ देते हैं, इसका मतलब हमको इसके अंदर कुछ अधूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो फुल इन्फॉर्मेशन के लिए आपको फुल वीडियो को बहुत कंसंट्रेशन के साथ देखना पड़ेगा। और तीसरी बात इसमें हम ये कह सकते हैं कि वीडियो जो से हमारे सिलेबस का हिस्सा है ये लेसन द मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट हमारे सिलेबस में है, तो इसलिए हमको इसको पढ़ना ही पड़ेगा। इससे हमको जैसे कोई भी क्वेश्चन आ जाए और हम इस क्वेश्चन का आंसर अच्छे से दे पाएँ, तो ये भी हमको बेनिफिट मिलेगा। तो ये 3 खास बातों का ध्यान रखना है कि लेसन साइंटिस्ट से रिलेटेड है, तो हो सकता है किसी को साइंस में इंटरेस्ट कम हो तो वो उसको कम समझ में आए, लेकिन समझना धीरे-धीरे समझोगे तो पता चल जाएगा। दूसरी चीज़ मैंने आपको बता दी कोई स्टोरी जैसा नहीं है कि लास्ट में स्टोरी का ऐसी एंडिंग हो जाए जैसे दूसरी स्टोरीज़ में होती है। और तीसरी बात मैंने कि ये बताई कि इम्पोर्टेंट इसलिए है कि पढ़ने एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हमको उसको प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं अभी का हमारा लेसन द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट। तो यहाँ पर जो लेसन है हमारा वो इस तरीके से है, कुछ मीनिंग वगैरह भी आपके लिए दे रखे हैं। तो जो इंटरेस्टेड होगी पहले हम मीनिंग नोट कर लें, तो लेसन पढ़ते समय आपको बीच में ये सब मिलेगा। तो पेन आपके साथ में होना चाहिए, आपकी नोटबुक सॉरी आपकी बुक आपके पास में होनी चाहिए, ताकि जो भी हम पढ़ा रहे हैं, जो भी मैं आपके सामने एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो जहाँ पे आपको कोई मीनिंग लिख नोट करना पड़े, तो वहाँ पे आप उसको नोट डाउन कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट। Richard Albright has received the Searle Scholar Award and the Sir Sering Plough Award for Biochemistry and Molecular Biology। तो रिचर्ड एब्राइट जो कि जिस साइंटिस्ट के बारे में हम बात कर रहे हैं उनका नाम है रिचर्ड एब्राइट और इनको ये अवार्ड मिला है। किस कॉन्टेक्स्ट में मिला है? तो बायोकेमिस्ट्री और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में इसको मिला है। It was a fascination It was his fascination for butterflies। बटरफ्लाई के लिए इनका बहुत ही अटैचमेंट था, बहुत ही लगाव था। तितलियाँ जो हैं, जो बटरफ्लाइज़ और तितली उड़ती है, तो जो तितलियाँ होती हैं उनके लिए इनका बहुत ही fascination था मतलब अटैचमेंट था। तितलियों से बहुत इनका जुड़ाव था और दैट ओपन्ड द वर्ल्ड ऑफ साइंस टू हिम। और तितलियों से जो इनका fascination था, तितलियों से जो इनका लगाव था, इसी ने इनके लिए साइंस की दुनिया खोल दी। इस साइंस का वर्ल्ड जो था, विज्ञान की भी बहुत बड़ी दुनिया है, हर इंसान को साइंस समझ में नहीं आती है या इंटरेस्ट भी नहीं रहता कई लोगों का, लेकिन जिसको साइंस में इंटरेस्ट होता है, वो उसके अंदर हमेशा खो जाता है। तो ये एक ऐसे साइंटिस्ट है जिनको साइंस में, बायोलॉजी और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री उससे संबंधित जो भी टॉपिक होते थे, इसमें बहुत ही इंटरेस्ट था इसका। रिचार्ड एब्राइट इनका नाम आपको अभी ही याद हो जाना चाहिए क्योंकि हम इस लेसन की स्टार्टिंग कर रहे हैं तो लेसन किसके बारे में है? रिचार्ड एब्राइट के बारे में है। तो हमको इनका नाम याद हो जाना चाहिए ताकि हम इस और ये साइंस से रिलेटेड लेसन है।
कि एक साइंटिस्ट जो है वो कैसे अच्छा साइंटिस्ट बनता है, उसके बारे में सारा दे रखा है। प्लस इनका इंटरेस्ट किस चीज़ में था और उन्होंने उनका इंटरेस्ट की स्टार्टिंग कैसे होती है, उसके बाद वो उसमें हार्ड वर्क करने के बाद वो कहाँ तक पहुँच जाते हैं, ये हमको दे रखा है। और इनकी जो रिसर्च है, जिस बात के ऊपर ये रिसर्च कर रहे हैं, ये बटरफ्लाई से, तो उस रिसर्च का हमारे लिए, हम जो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स हैं, हमारे लिए इनकी रिसर्च का क्या बेनिफिट हो सकता है, ये भी अंदर इसके अंदर दे रखा है। लेकिन इसके लिए हमको उसको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। कोई भी लाइन या कोई भी हिस्सा हम इसका छोड़ देते हैं, तो इससे हमको क्या है कि कुछ नॉलेज फुल नहीं मिलेगा। तो फुल नॉलेज के लिए हमको फुल लेसन की रीडिंग करनी ही पड़ेगी। तो कंटिन्यू बने रहिए और समझते रहिए। तो इनका फ़ैसिनेशन था वो बटरफ्लाइज़ के लिए था, तितलियाँ पकड़ने, तितलियों के बारे में समझने का इनका जो फ़ैसिनेशन था, अटैचमेंट था, उससे वो बहुत आगे बढ़े साइंस के वर्ल्ड में। तो रीड एंड फाइंड आउट। हाउ डिड बुक बिकम अ टर्निंग पॉइंट इन रिचर्ड्स एब्राइट लाइफ? एक किताब रिचर्ड एब्राइट को मिली थी और ये उनकी ज़िंदगी के लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित होती है। इनकी ज़िंदगी में कुछ बहुत बड़ा बदलाव एक किताब के कारण हो जाता है। तो वो कौन-सी किताब है और ये कैसे हुआ, ये हम इसके अंदर आगे जानेंगे, पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। हाउ डिड हिज़ मदर हेल्प हिम? अब रिचर्ड एब्राइट की मदर ने रिचर्ड एब्राइट की कैसे हेल्प की, वो भी हम इस पैराग्राफ में आगे पढ़ने पे पता चलेगा। At the age of 22, former Scout of the Year excited the scientist world with new theory on how cells work। तो एक 22 ईयर के जो पर्सन हैं, जो कि स्काउट ऑफ द ईयर, उनको अवार्ड भी मिला है। एक्साइटेड द साइंटिफिक वर्ल्ड, उन्होंने साइंटिफिक वर्ल्ड को बहुत ही एक्साइट कर दिया। क्यों एक्साइट कर दिया? क्योंकि इन्होंने एक नई थ्योरी निकाली थी, एक नई विचार निकाला था और वो विचार क्या था? हाउ सेल्स वर्क। थ्योरी का मतलब सिद्धांत होता है, तो इन्होंने एक सिद्धांत दिया था और उस सिद्धांत या उस थ्योरी में ये दिया था कि सेल्स कैसे काम करती है। तो रिचर्ड एब्राइट वो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने एक थ्योरी दी थी और उस थ्योरी में ये बताया था कि सेल्स कैसे काम करती है, और इससे साइंटिफिक वर्ल्ड है या विज्ञान की पूरी दुनिया है, ये बहुत एक्साइटेड हो गई थी इनके बारे में कि ये इन्होंने कुछ अलग काम किया है। तो रिचर्ड एच एब्राइट, ये इनका पूरा नाम है, एंड हिज कॉलेज रूममेट एक्सप्लेन्ड द थ्योरी इन एन आर्टिकल इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस। तो इन रिचर्ड एब्राइट और उनके एक रूममेट, कॉलेज रूममेट, इन्होंने मिलकर एक थ्योरी को एक्सप्लेन किया था, एक बात को एक्सप्लेन किया था। जो थ्योरी थी, उस थ्योरी के ऊपर इन्होंने एक आर्टिकल लिखा था और उस आर्टिकल का नाम है द प्रोसीडिंग्स ऑफ नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस। नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस, द प्रोसीडिंग ऑफ नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस जो है, आर्टिकल इन द प्रोसीडिंग ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस जो है, इसमें लिखा था पूरा उन्होंने अपना आर्टिकल। तो इस आर्टिकल से ही इनको बहुत ही फ़ेम मिली और इनके बारे में जो दूसरे साइंटिस्ट थे, वो अलग से सोचने लग जाते हैं कि इस तरह का जो थॉट दिया है, इस तरह की जो थ्योरी दी है, वो पहले किसी ने नहीं दी थी। इट वाज़ द फर्स्ट टाइम दिस इम्पोर्टेंट साइंटिफिक जर्नल हैड एवर पब्लिश्ड द वर्क ऑफ कॉलेज स्टूडेंट्स। यह पहली बार था कि किसी कॉलेज के स्टूडेंट के का कोई जो है वो पब्लिश हुआ था। किसमें पब्लिश हुआ था? जो एक जर्नल में पब्लिश। जर्नल क्या होता है? अ न्यूज़पेपर डील्स विथ पर्टिकुलर सब्जेक्ट। एक किसी सब्जेक्ट के ऊपर कोई न्यूज़पेपर चलता है, स्पेशल बात चलती है, उसको बोलते हैं जर्नल। तो पहली बार किसी कॉलेज के स्टूडेंट का कुछ रिटन वर्क है या जो कुछ उन्होंने थ्योरी दी है, वो थ्योरी एक जर्नल में पब्लिश हुई थी और ये दुनिया में पहली बार ऐसा हुआ था। दुनिया में तो क्या, यहाँ पे दुनिया तो नहीं लिख रखा है, पहली बार ऐसा हुआ था कि किसी कॉलेज के स्टूडेंट की कोई बात है और वो भी साइंटिफिक जर्नल में छपी थी, मतलब साइंटिफिक बात कोई छपी थी, उन्होंने कुछ ऐसी रिसर्च की थी और रिसर्च जो दे रखी है वो अपन ने ऊपर लिखा ही है, सेल्स के बारे में रिसर्च की थी। इन स्पॉट्स, अब इसकी कंपैरिज़न किससे किया गया है? यहाँ पे नीचे का जो हिस्सा है वहाँ पे कंपैरिज़न वाली बात है कि एक कॉलेज के स्टूडेंट का कोई बात है, जो साइंस की मैगज़ीन में छप जाना, वो भी साइंस के बारे में कोई बात छप गई, तो वो बहुत बड़ी बात थी।
इस अचीवमेंट को किससे कंपेयर किया गया है? स्पोर्ट्स की किसी बात से कंपेयर किया है। इन स्पोर्ट्स दैट वुड बी लाइक मेकिंग द बिग लीग्स एट द एज ऑफ 15, कि एक 15 साल की उम्र में कोई बच्चे हैं, कोई लीग बना दे, कोई टीम बना दे। लीग का मतलब होता है टीम या ग्रुप ऑफ टीम। तो 15 ईयर की उम्र में कोई बच्चे हैं या कोई खिलाड़ी हैं, वो कोई ग्रुप ऑफ टीम बना दे, एक लीग बना दे, ये बहुत बड़ी बात होती है। वैसे ही साइंस की दुनिया में एक कॉलेज के बच्चे का कुछ छपता है साइंस के जर्नल में, तो वो भी बहुत बड़ी बात है। तो साइंस की दुनिया में जो बड़ी बात है, उसका कंपैरिजन किससे किया है? गेम्स की दुनिया से भी किया कि गेम्स की दुनिया में 15 साल की उम्र में कोई बच्चे हैं, वो अपनी एक लीग बना दें या ग्रुप ऑफ टीम बना दें, या हिटिंग अ होम रन योर फर्स्ट टाइम एट बैट। हिटिंग अ होम रन का रिलेशन किस चीज से है, वो हमको नीचे पता चलेगा। हिटिंग अ होम रन का मतलब होता है अ होम रन इन द गेम ऑफ बेसबॉल व्हेन बैटर स्कोर्स रन आफ्टर रनिंग सेफली अराउंड द बेसेस एंड बैक टू होम प्लेट विदाउट स्टॉपिंग। तो बेसबॉल नाम का जो गेम है, उसके अंदर अगर कोई अपना बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करता है, तो उस परफॉर्मेंस को बहुत ही इम्पोर्टेंट माना जाता है। अ बॉल हिट आउट ऑफ प्लेइंग फील्ड इज ऑल्सो कॉल्ड होम रन। अगर बॉल है वो प्लेइंग फील्ड से बाहर चली जाती है, उसको होम रन कहते हैं। तो इतना करना किसी बेसबॉल के खिलाड़ी के लिए बहुत ही डिफिकल्ट टास्क होता है। गेटिंग अ पेपर पब्लिश्ड, और अगर इसका कंपैरिजन हम साइंस की दुनिया से करते हैं, तो गेटिंग अ पेपर पब्लिश्ड एट द एज ऑफ 15 इन साइंटिफिक जर्नल इज हियर कंपेयर्ड टू द स्कोरिंग अ होम रन while बैटिंग फॉर फर्स्ट टाइम। तो a home run in a game of baseball is when a batter scores a run after running safely around all bases and back to द होम प्लेट विदाउट स्टॉपिंग। बिना रुके हुए कोई भी बैटर है, वह अपना पूरा जो है रनिंग कंप्लीट कर लेता है, और उसके बाद में वह रनिंग कंप्लीट कर लेता है, उसको हम होम रन कहते हैं। एक होम रन का मतलब होता है अपना रन ले लेना, अपनी रनिंग कंप्लीट कर लेना। अ बॉल हिट आउट ऑफ द प्लेइंग फील्ड इज ऑल्सो कॉल्ड अ होम रन। अब इसकी एक और डेफिनेशन है इसके अंदर। मतलब अगर कोई भी बॉल को हिट कर देता है, हिट करने के बाद वह बॉल अगर प्लेइंग फील्ड से ही बाहर चली जाए, जैसे कि अपन क्रिकेट में होता है कि इतना ज़ोर से कुछ लगाते हैं तो सिक्सर हो जाता है, बाहर चला जाता है प्लेइंग फील्ड से, तो उसको सिक्स मान लेते हैं। वैसे ही बेसबॉल में भी अगर कोई बॉल है वो प्लेइंग फील्ड से बाहर चली जाए, ऐसा हिट कर दे कोई, उसको भी होम रन कहते हैं। तो होम रन की 2 डेफिनेशन है, दोनों ही राइट हैं इसमें। तो मतलब एक बहुत अचीवमेंट है इसके अंदर ये, कि बहुत अच्छा खेला। बस इसी होम रन का कंपैरिज़न किया गया है यहाँ पर किसी के पेपर पब्लिश होने से संबंध में। Getting a paper published at the age of 15 in a scientific journal is here compared to scoring a home run while batting for द फर्स्ट टाइम। तो फर्स्ट टाइम कोई बैटिंग कर रहा है और अगर होम रन कर लेता है, या एक ऐसा कि सिक्सर लग गया हो क्रिकेट में, ऐसा कुछ काम कर ले, उससे ही उसके जैसा ही काम किसको माना गया है कि साइंस की कोई जर्नल है और उसके अंदर किसी की 15 साल की उम्र में कोई कुछ छप जाता है किसी के, तो वो बहुत बड़ा अचीवमेंट है, ये माना जाता है। तो यहाँ पर होम रन को कंपेयर किससे किया गया है? साइंटिफिक मैगज़ीन में कुछ पब्लिश होने से कंपेयर किया गया है। फॉर रिचर्ड एवराइट इट वाज़ द फर्स्ट इन अ लॉन्ग स्ट्रिंग ऑफ अचीवमेंट। रिचर्ड एवराइट के लिए यह पहली बार था कि लॉन्ग अचीवमेंट्स जो होते हैं, साइंस के जो बड़े-बड़े अचीवमेंट होते हैं, उसकी स्ट्रिंग में इनका नाम भी जुड़ गया था और दूसरे फील्ड में भी इनका नाम जुड़ गया था। तो साइंस के अंदर जो इन्होंने काम किया था, वो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था। एंड इट ऑल स्टार्टेड विद बटरफ्लाइज़। और रिचर्ड एवराइट का जो भी स्टार्टिंग हुई है साइंस की दुनिया में, वो बटरफ्लाइज़ से हुई है, तितलियों से हुई है। ये बहुत ही सोचने वाली बात है कि तितलियों से कोई पर्सन इतना आगे कैसे जा सकता है। तो वो आगे इसलिए जा सकता है कि उसका जो सोचने का तरीका है, उसके बारे में वो दूसरों से काफ़ी अलग है, ये कारण है। एन ओनली चाइल्ड एवराइट ग्रू अप
नॉर्थ ऑफ रीडिंग पेंसिल्वेनिया। तो एवराइट जो अकेले ही बच्चे थे, उसके माँ बाप के दूसरे बच्चे नहीं थे, वो सिर्फ एकमात्र बच्चे थे। एवराइट ग्रू अप नॉर्थ ऑफ रीडिंग पेंसिल्वेनिया। तो नॉर्थ ऑफ रीडिंग पेंसिल्वेनिया नाम की जगह जो है, वहां पर वो बड़े हुए थे। देयर वाजंट मच आई कुड डू हियर। वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं था कि मैं कर सकता था। ही सेड, रिचर्ड खुद कहते हैं कि वहाँ पर जहाँ पे भी मैं रहता था, वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था कि मैं कुछ कर पाऊँ। आई सर्टेनली कुडन्ट प्ले फुटबॉल और बेसबॉल। मैं फुटबॉल और बेसबॉल भी नहीं खेल सकता था विथ अ टीम ऑफ वन, क्योंकि मैं अकेला ही था। एक अकेला इंसान क्या खेलेगा? कुछ भी नहीं खेल सकता है। सिर्फ अकेला-अकेला खेलेगा वो अलग बात है। तो फुटबॉल या बेसबॉल भी मैं वहाँ पर नहीं खेल सकता था क्योंकि मैं अकेला था। अ टीम ऑफ वन का मतलब यहाँ पे होना है अकेला होना। बट देयर वाज़ अ थिंग आई कुड डू, कलेक्ट थिंग्स। लेकिन वहाँ पर एक काम ज़रूर था। आई कुड डू, मैं वो काम कर सकता था। कलेक्ट थिंग्स, मैं चीज़ें कलेक्ट कर पाया। मैं चीज़ें कलेक्ट करने का, वस्तुएँ इकट्ठी करने का काम कर पाया था। तो ये रिचर्ड एब्राइट खुद कह रहे हैं कि वहाँ पर मैं अकेला था इसलिए कुछ कर नहीं पा रहा था। दूसरों के साथ नहीं खेल पा रहा था तो फिर मैंने एक काम किया, चीज़ें इकट्ठी करने का काम शुरू किया। सो ही डिड, और उसने वो किया भी सही। डिड फॉर ही एवर, और उसने हमेशा किया वो काम। बिगिनिंग इन किंडरगार्टन, इसने चीज़ें इकट्ठी करने का काम किंडरगार्टन में शुरू किया था, छोटी कक्षा में। केजी में शुरू किया था। एब्राइट कलेक्टेड बटरफ्लाइज विद द सेम डिटर्मिनेशन। एब्राइट है वो तितलियों को भी उतने ही डिटर्मिनेशन से इकट्ठी करते थे जितना दूसरी चीजों को इकट्ठा करते थे। हैज मार्क्ड, दैट हैज मार्क्ड ऑल हिज एक्टिविटीज, और उसने सारी एक्टिविटीज जो है उसको मार्क किया था। एब्राइट कलेक्टेड बटरफ्लाइज विद द सेम डिटर्मिनेशन दैट हैज मार्क्ड ऑल हिज एक्टिविटीज। और एवराइट ने जिस डिटर्मिनेशन से, जिस दृढ़ इच्छा शक्ति से तितलियों को इकट्ठा किया था, उससे उसके काम को जो है वो मार्क किया गया। ही ऑल्सो कलेक्टेड रॉक्स, उसने चट्टानें या रॉक्स भी इकट्ठी की थी। फॉसिल्स अर्थात जमीन में से निकलने वाले फॉसिल्स या जीवाश्म, ये भी इकट्ठे किए थे। एंड कॉइन्स, सिक्के भी इकट्ठे किए थे। ही बिकेम ईगर एस्ट्रोनॉमर, वह एक ईगर एस्ट्रोनॉमर भी बना था। एस्ट्रोनॉमर का मतलब होता है, एस्ट्रोनॉमर का मतलब होता है ज्योतिष। वह एक बहुत ही ईगर का मतलब होता है जानने की इच्छा रखने वाला, बहुत अच्छा जानने की इच्छा रखने वाला एक ईगर एस्ट्रोनॉमर भी वह बना था। समटाइम्स स्टार गेजिंग ऑल नाइट, कभी कभी तो यह पूरी रात तारों को गेस करता रहता, अर्थात देखता रहता था। देखता रहता था, किसको देखता रहता था? तारों को या स्टार्स को देखता रहता था। तो फ्रॉम द फर्स्ट ही हैड ड्राइविंग क्यूरियसली अलोंग विद द ब्राइट माइंड। तो शुरू से ही वह ब्राइट माइंड से इन सब चीज़ों की तरफ आगे बढ़ रहा था और बहुत ही क्यूरियस होकर के आगे बढ़ रहा था। किसी भी काम को अगर वह करता तो बहुत ही क्यूरियस होकर, उसके बारे में जानने की इच्छा रखकर, और ब्राइट माइंड से मतलब बहुत ही एक्टिव दिमाग से उन कामों की तरफ बढ़ता रहता। ही ऑल्सो हैड अ मदर, उसकी एक माँ थी, हु एनकरेज्ड हिज इंटरेस्ट इन लर्निंग। उसकी माँ ने उसका जो लर्निंग में इंटरेस्ट था उसको एनकरेज किया था। रिचर्ड की मदर ने उसको जो भी सीखने की इच्छा होती थी, उस काम को क्या किया था? एनकरेज किया था। एनकरेज करने का मतलब है किसी को उत्साहवर्धन करना कि भई तू और आगे बढ़ और अच्छा काम कर, ऐसा किया था उसकी मदर ने, सपोर्ट किया था कुल मिलाकर के। शी टूक हिम टू द ट्रिप्स, उसकी माँ उसको ट्रिप्स पर ले जाती थी, मतलब घुमाने ले जाती थी। बॉट हिम टेलीस्कोप, उसकी माँ ने उसको टेलीस्कोप्स खरीद दिए थे, दूर देखने की चीज़ होती है जो। माइक्रोस्कोप्स खरीद दिए थे जिससे कोई छोटी-छोटी चीज़ों को हम देख पाएँ, ऐसे माइक्रोस्कोप लैबोरेटरीज़ में होते भी हैं। तो माइक्रोस्कोप भी उसको खरीद दिए थे, कैमराज़, उसको कैमराज़ भी खरीद दिए थे, माउंटिंग मटेरियल, पहाड़ों पर चढ़ने के जो मटेरियल होते हैं वो भी खरीद दिए थे। मतलब इस बच्चे को सीखने का और एंटरटेन करने के लिए हर चीज़ की जो ज़रूरत थी वो उसकी माँ ने उसको खरीद दी थी। अदर इक्विपमेंट, दूसरे सामान भी खरीद दिए थे। हेल्प्ड हिम इन मेनी अदर वेज़, और इन चीज़ों के अलावा भी उसकी मदर ने कई तरीकों से एवराइट की मदद की थी। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन का आंसर बन सकता है, हाउ डिड हिज मदर हेल्प हिम, कि उसकी माँ ने उसको किस-किस तरीके से हेल्प की थी। तो ये सब तरीकों से उसको हेल्प, पहले तो उसको एनकरेज किया कि जो-जो भी चीज़ें उसको ज़रूरी थी वो दिलवाई, जहाँ-जहाँ उसको ले जाना पड़ता था वो ले भी गए।
और भी दूसरी तरह की हेल्प उसकी मदर ने की थी। तो ऐसे पेरेंट्स अगर किसी बच्चे की अंडरस्टैंड करें कि उसको किस चीज़ की ज़रूरत है, उसको समझ ले बच्चे को, और उसके पेरेंट्स अगर उसके लिए कुछ काम करते हैं, तो वो बच्चे के फ्यूचर के लिए बहुत ही अच्छा हो सकता है, जैसा कि रिचर्ड की मदर ने किया था। आई वॉज़ हिज़ ओनली कंपेनियन अंटिल ही स्टार्टेड स्कूल। जब तक वह स्कूल नहीं गया, तब तक मैं ही उसकी कंपेनियन थी। ये इसकी मदर का स्टेटमेंट है। आई वॉज़ हिज़ ओनली कंपेनियन, मैं ही एकमात्र उसकी दोस्त थी जब तक कि वह स्कूल नहीं गया था। अंटिल का मतलब होता है जब तक नहीं। जब तक एब्राइट स्कूल नहीं गया था, तब तक मैं ही अकेली उसकी क्या थी? कंपेनियन थी, उसकी एक दोस्त थी। उसके बाद स्कूल जाएगा तो दूसरे स्कूल के दोस्त बनेंगे। हिज़ मदर सेड, यही उसकी माँ ने कहा था। फिर उसके बाद और स्टेटमेंट है, आफ्टर दैट आई वुड ब्रिंग होम फ्रेंड्स फॉर हिम। उसके बाद तो मैं घर पर उसके लिए दोस्त भी बुलवा लिया करती थी। बट एट नाइट वी जस्ट डिड थिंग्स टुगेदर, लेकिन रात को तो हम अकेले ही रहा करते थे, क्योंकि दोस्त आएँगे किसी के घर में तो दिन में आएँगे, रात को तो नहीं आएँगे। तो रात को बेटा और उसकी माँ ये दोनों अकेला हुआ करते थे। रिची वाज़ माय होल लाइफ आफ्टर हिज़ फादर डाइड व्हेन रिची वाज़ इन 3rd ग्रेड। रिची जब 3rd ग्रेड में था, उस समय उसके फादर की डेथ हो गई थी, और उसके फादर की डेथ के बाद में रिची ही रिची की मदर का क्या था? सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन था, होल लाइफ। अब रिची की मदर के लिए कि रिची वाज़ माय लाइफ, रिची ही मेरा सारा जीवन था। क्योंकि रिची के फादर जो थे, वो रिची जब 3rd ग्रेड में था, उस समय उनकी डेथ हो गई थी। तो रिची की मदर का स्टेटमेंट है, ये पूरा स्टेटमेंट रिची की मदर का है कि रिची की मदर उसको फ्रेंड्स बुला लिया करती थी घर पे, और जब रात होती थी तब तो उसके फ्रेंड्स नहीं रहते थे, तो रिची के साथ उसकी माँ ही रहा करती थी। और रिची की माँ कह रही है, या रिचार्ड की माँ कह रही है कि रिचार्ड के फादर की जब डेथ हो जाती है, उसके बाद तो रिची ही मेरा पूरा जीवन थे। तो रिची मतलब रिचार्ड एब्राइट के लिए लिया गया वर्ड है। She and her son spent almost every evening at the dining room table. रिची की मदर और रिची मतलब रिचार्ड एब्राइट और रिचार्ड एब्राइट की मदर दोनों ही हर शाम डाइनिंग रूम में बिताते थे। इफ ही डिडंट हैव थिंग्स टू डू, अगर रिचार्ड के पास कोई काम करने लायक नहीं होता था, आई फाउंड वर्क फॉर हिम, तो मैं उसके लिए काम ढूंढा करती थी। ये उसकी मदर का स्टेटमेंट है। नॉट फिजिकल वर्क, उसको फिजिकल वर्क ही नहीं देती थी, बट लर्निंग थिंग्स, उसको जो सीखने वाली चीजें भी दिया करती थी। हिज मदर सेड, यह बात उसकी माँ ने कही। इसमें इन्वर्टेड में जो भी है वो उसकी मदर का स्टेटमेंट है। ही लाइक्ड इट, और रिचर्ड में जो भी चीज देती थी, जो भी काम उसको समझाती थी, वो उसको पसंद भी आता था। ही वांटेड टू लर्न, और रिचर्ड सीखना चाहता था। ही वांटेड टू लर्न, ही किसके लिए आया यहाँ पे? रिचर्ड के लिए। तो इस तरह से क्वेश्चन एक्सट्रैक्ट के फॉर्म में भी एग्जाम में पूछ लेते हैं, तो हमको पता रहना चाहिए कि कौन बोल रहा है, कौन सुन रहा है, और किसके बारे में बात की जा रही है, और कौन से लेसन की लाइन है, और लेसन के राइटर का नाम क्या है, ये भी पता रहना चाहिए। सभी चीज़ें आपको लेसन के बारे में ध्यान रखनी पड़ेगी अच्छा स्कोर करने के लिए। तो ही लाइक्ड इट, रिचर्ड पसंद करता था इसको, जो भी उसकी माँ उसको देती थी, फिजिकल वर्क दे या लर्निंग से रिलेटेड कोई बात बताए, सारी बातों को रिचर्ड ध्यान से समझता था, उसको लाइक करता था। ही वांटेड टू लर्न, और रिचर्ड की सबसे बड़ी बात ये थी कि वह सीखना चाहता था, जो भी उसको सिखाते उस चीज़ को वह सीखना चाहता था। एंड लर्न ही डिड, और उसने सीख कर कुछ किया भी सही। ही अर्नड टॉप ग्रेड्स इन स्कूल, उसने स्कूल के अंदर बहुत ही अच्छी-अच्छी ग्रेड अचीव की, मतलब जो भी पढ़ता था उसमें अच्छी रैंकिंग आती थी, अच्छे मार्क्स लाता था वो। ऑन एवरीडे थिंग्स ही वाज़ जस्ट लाइक अदर किड्स। अच्छा, डेली लाइफ के अंदर दूसरे काम करने के मामले में वह दूसरे बच्चों जैसा ही था, लेकिन पढ़ने के मामले में वो हमेशा अच्छी ग्रेड अचीव करने वाला पर्सन था। हिज़ मदर सेड, यही इसकी माँ ने कहा था। बाय द टाइम ही वाज़ इन द 2nd ग्रेड, जब वह 2nd ग्रेड में था या 2nd क्लास में था, एब्राइट हैड कलेक्टेड all 25 species of butterflies he found around his hometown। जब यह सेकेंड ग्रेड में था, उस समय रिचर्ड ने 25 स्पीशीज 25 तरह की बटरफ्लाइज इकट्ठी कर ली थी अपने होम टाउन में। अपना जो शहर था उसमें उसने कम से कम कितनी तरह की तितलियां इकट्ठी कर ली थी? 25
स्पीशीज 25 प्रकार की तितलियां इकट्ठी कर ली थी। स्पीशीज एंड सब स्पीशीज ऑफ बटरफ्लाइज कलेक्टेड इन द 6 वीक इन रीडिंग इन पेंसिल्वेनिया। तो रीडिंग पेंसिल्वेनिया नाम की जगह पर रिचार्ड ने जिस तरह की 25 स्पीशीज इकट्ठी की थी उन सब की कोई ये लिस्ट दे रखी है। इसको आप पढ़ के रख सकते हैं। ऐसे एग्जाम में तो डायरेक्ट इतने सारे कभी पूछे नहीं है कि इनके सबके नाम लिखो, बट किसी को साइंस में इंटरेस्ट हो तो या बटरफ्लाई में इंटरेस्ट हो तो उसको पढ़ सकता है ये। तो रिचार्ड ने सेकेंड ग्रेड में जब वो था तब तक 25 स्पीशीज ऑफ बटरफ्लाइज इकट्ठी कर ली थी। कहाँ पे इकट्ठी कर ली थी? रीडिंग पेनसिल्वेनिया नाम की जो उसका होम टाउन था वहां से इकट्ठी की थी। दैट प्रोबेबली वुड हैव बीन द एंड ऑफ माई बटरफ्लाई कलेक्टिंग। बस वही जो चीज है मेरे बटरफ्लाई कलेक्ट करने के काम के अंदर एंडिंग होने वाली थी इस काम से ही, कि मैंने 25 स्पीशीज इकट्ठी कर ली, बहुत हो गया भाई। तो ये काम जो था बटरफ्लाई का अब मेरे एंड होने वाला था, ऐसी प्रोबेबिलिटी थी, ऐसी संभावना थी। ही सेड, ऐसा रिचार्ड एब्राइट ने कहा था। बट देन माई मदर गॉट मी अ चिल्ड्रंस बुक। लेकिन उसके बाद में मेरी माँ ने मुझे एक चिल्ड्रंस बुक दी थी और उस बुक का नाम था द ट्रैवल्स ऑफ मोनार्क एक्स। मोनार्क एक्स के ट्रैवल्स, इस नाम की कोई किताब मेरी मदर ने मुझे दी थी। दैट बुक विच टोल्ड हाउ मोनार्क बटरफ्लाइज माइग्रेट टू सेंट्रल अमेरिका। इस बुक में ये बताया गया था कि मोनार्क बटरफ्लाई होती हैं वह सेंट्रल अमेरिका कैसे माइग्रेट करती है। माइग्रेट करना मतलब एक जगह छोड़कर दूसरी जगह जाना। तो सेंट्रल अमेरिका कैसे जाती हैं मोनार्क बटरफ्लाई, ये उस बुक में बताया गया था। और बस यही बात उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी। तो हाउ की मोनार्क बटरफ्लाई किस तरीके से सेंट्रल अमेरिका जाती हैं, ओपन द वर्ल्ड ऑफ साइंस टू द ईगर यंग कलेक्टर। इसी चीज ने साइंस की जो दुनिया थी वह खोल दी थी। किसके लिए? रिचर्ड एब्राइट के लिए। यहाँ पे यंग कलेक्टर मतलब यंग या छोटा कोई वस्तुएं इकट्ठी करने वाला या तितलियां इकट्ठी करने वाले एब्राइट के लिए साइंस की दुनिया किसने खोल दी थी? इस किताब ने खोल दी थी। तो द ट्रैवल्स ऑफ मोनार्क एक्स नाम की किताब ने रिचर्ड एब्राइट की दुनिया साइंस के लिए खोल दी थी। बिल्कुल ध्यान से समझने वाला लेसन है, क्योंकि ये कॉमन स्टोरी जैसा नहीं है, बिल्कुल अलग ही स्टोरी है इसके अंदर। स्टोरी तो मतलब इससे ज़्यादा नहीं कह सकते, लेकिन एक छोटा-मोटा कुछ आइडिया इसके बारे में अच्छा मिल जाता है। एट द एंड ऑफ द बुक, किताब के एंड में, ये एब्राइट की बुक है उसके बारे में बात, जो एब्राइट जो बुक पढ़ रहा था मोनार्क एक्स वाली, उस बुक के बारे में है कि एट द एंड ऑफ बुक रीडर्स वर इनवाइटेड टू हेल्प स्टडी बटरफ्लाई माइग्रेशन। इस बुक के एंड में ये भी बताया गया, कहा गया था कि जो भी रीडर्स हैं पढ़ने वाले इस किताब को, वो बटरफ्लाई के माइग्रेशन के बारे में आगे भी स्टडी कर सकते हैं, उसकी स्टडी में हेल्प कर सकते हैं। दे वर आस्क्ड टू टेक बटरफ्लाई फॉर रिसर्च। उन लोगों को कहा गया था, बुक पढ़ने वालों को, कि तुम बटरफ्लाइज को टैग करो, उसके ऊपर क्या लगाओ? अटैचिंग लेबल फॉर इंफॉर्मेशन, कि उसके ऊपर कोई लेबल लगाओ बटरफ्लाई के ऊपर। ऐसा उसके ऊपर इस किताब के अंदर कहा गया था कि जो भी बटरफ्लाइज हैं उसके माइग्रेशन के बारे में कुछ और रिसर्च करने के लिए बटरफ्लाई पर टैग लगाने की जरूरत है, मतलब उसके ऊपर नाम का कोई निशान लगाने की जरूरत है। फॉर रिसर्च बाय डॉक्टर फ्रेडरिक ए अर्काट। तो फ्रेडरिक ए अर्काट नाम का जो साइंटिस्ट है जिन्होंने ये किताब लिखी थी मोनार्क एक्स वाली, ये जो बुक का नाम है यहाँ पे लिखा है द ट्रैवल्स ऑफ मोनार्क एक्स। तो इन डॉक्टर साहब ने ऐसा बोला था, ये साइंटिस्ट हैं, तो उन्होंने बोला था कि बटरफ्लाइज पे टैग लगाओ और मेरी मदद करो। और द यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो, और ये कहाँ के थे? यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो कनाडा के जो हैं ये साइंस डॉक्टर हैं, डॉक्टर फ्रेडरिक ए अर्काट। एब्राइट्स मदर रोट टू डॉक्टर अर्काट and soon Ebright was attaching light adhesive tags to the wings of monarchs. एब्राइट की मदर ने इस डॉक्टर अर्काट को लिखा कि मुझे इस तरह के टैग्स वगैरह चाहिए, जो भी इससे रिलेटेड चीज़ें चाहिए। और उसके बाद एब्राइट को वो सब चीज़ मिल गई होगी। और एब्राइट वाज अटैचिंग लाइट एडहेसिव टैग्स टू द विंग्स ऑफ मोनार्क। तो हल्के से कोई एडहेसिव अर्थात चिपकाने का होता है, उसको एडहेसिव बोलते हैं, गोंद जैसा। और ऐसे कोई टैग्स थे वो हमेशा इन बटरफ्लाइज के विंग्स पर लगाया करते थे, वो भी मोनार्क बटरफ्लाई के विंग्स के ऊपर, पंखों के ऊपर।
एनीवन हु फाउंड टैग्ड बटरफ्लाइज, जिसको भी यह निशान लगी हुई बटरफ्लाई मिलती थी, वाज आस्क्ड टू सेंड टैग टू डॉक्टर अर्कार्ट। तो जिसको भी ये टैग लगी हुई बटरफ्लाई मिलती थी, उसके लिए ये कह रखा था, उसे कहा गया था कि इसको डॉक्टर अर्कार्ट के पास में भेजें। द बटरफ्लाई कलेक्टिंग सीजन अराउंड रीडिंग लास्ट 6 वीक्स इन लास्ट समर। तो लेट समर, समर के अंदर ये जो है वो 6 वीक तक बटरफ्लाई कलेक्शन का सीजन रहता है। पैराग्राफ में दे रखा है कि कितने वीक तक क्या रहता है, तो ज़्यादातर 6 वीक तक उसकी सीजन रहती है और बटरफ्लाइज वगैरह के नाम भी दे रखे हैं। नंबर एंड काइंड्स ऑफ बटरफ्लाई कलेक्टेड इन 6 वीक, 6 वीक में कौन सी बटरफ्लाइज इकट्ठी की गई थी, ये दे रखा है। तो 6 वीक का समय रहता है, उसमें बटरफ्लाई इकट्ठी कर सकते हैं समर की सीजन के अंदर, रीडिंग नाम की जगह पे। रीडिंग जगह का नाम है इसमें, जो कि पेंसिल्वेनिया में है। इफ यू आर गोइंग टू चेस देम वन बाय वन, यू वॉन्ट कैच वेरी मेनी। अगर आप एक एक तितली पकड़ने की कोशिश करते हो तो आप बहुत ज्यादा तितलियां नहीं पकड़ सकते हो। सो द नेक्स्ट स्टेप फॉर एब्राइट वाज टू रेज अ फ्लॉक ऑफ बटरफ्लाइज। तो एब्राइट का अगला जो स्टेप था वह अ फ्लॉक ऑफ बटरफ्लाइज, बहुत सारी बटरफ्लाई या तितलियों का एक ग्रुप को उसने क्या किया था, रेज किया था, मतलब उनको बड़ा किया था पाल पोस करके। ही वुड कैच द फीमेल मोनार्क, वह फीमेल मोनार्क को पकड़ेगा। टेक हर एग्स, फिर उसके अंडे लेगा। एंड रेज देम इन द बेसमेंट थ्रू देयर लाइफ साइकिल, और फिर उन तितलियों के जो अंडे हैं उनको बड़ा करेगा, और वो जब तक उसका लाइफ साइकिल पूरा नहीं हो जाए तब तक उसको वह बेसमेंट में रखेगा। तो कहाँ से उसका लाइफ साइकिल चलेगा, तो एग से कैटरपिलर, कैटरपिलर से प्यूपा, प्यूपा से एडल्ट बटरफ्लाई नहीं हो तब तक वह बेसमेंट में उस बटरफ्लाई के अंडों को अपने पास रखता और उस बटरफ्लाई को बड़ी करता। तो इसने तितलियों का पूरा एक अपने पास में ऐसा बना लिया था अपने घर के बेसमेंट, घर के नीचे के हिस्से में, जहाँ पे वो तितलियां पालता था। देन द बटरफ्लाई वुड टैग, देन ही वुड टैग द बटरफ्लाइज, उसके बाद वह तितलियों के ऊपर टैग लगाता था, उसके पंखों के ऊपर। लेट देम गो, और फिर उनको छोड़ देता था। तितली को पाल के रख लेता था, तितली बड़ी हो जाती, उसके विंग के ऊपर टैग लगाया और तितली को फ्री कर देता था। इस तरीके से उसने अपने रिसर्च को चालू रखा, स्टडी को चालू रखा, डॉक्टर अर्काट ने बोला था। फॉर सेवरल ईयर्स हिज बेसमेंट वाज होम ऑफ थाउजेंड्स ऑफ मोनार्क इन डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। कई सालों तक उसके घर का जो बेसमेंट है, नीचे की मंजिल का हिस्सा या घर का तह खाना है, किसी बिल्डिंग की नीचे का मंजिल का हिस्सा, कई सालों तक उसके घर का नीचे का हिस्सा तितलियों का जगह थी। वहाँ पे अलग अलग तरह की तितली रहा करती थी और उनको वह डेवलप किया करता था, उनको पूरा केयर करता था। इवेंचुअली एज अ रिजल्ट आई बिगैन टू लूज इंटरेस्ट इन टैगिंग बटरफ्लाइज, फिर धीरे धीरे मैंने तितलियों के अंदर टैग लगाने का जो काम था उसमें मेरा इंटरेस्ट खत्म होने लग गया। ये कौन बोल रहे हैं, ये रिचर्ड एवराइट बोल रहे हैं। ये रिचर्ड एवराइट बोल रहे हैं कि फिर मेरा धीरे धीरे इंटरेस्ट लूज होने लग गया, इंटरेस्ट खत्म होने लग गया बटरफ्लाइज को टैग करने में। इट्स टेडियस एंड देयर वाज नॉट मच फीडबैक, यह काम बहुत ही टेडियस था, यह काम बहुत ही थकाने वाला और बोरिंग था, और इसमें कोई ज़्यादा अच्छा फीडबैक, अच्छा कोई इसका रिजल्ट भी मुझे मिल नहीं रहा था। एवराइट सेड, एवराइट ने ऐसा कहा। इन ऑल द टाइम आई डिड इट, पूरा समय में यही काम किया करता था। ही लाफ्ड, इस बात पर वो हंसे भी सही। ओनली टू बटरफ्लाइज हैड टैग्ड वर रिकैप्चर्ड, मैंने जितनी भी सारी बटरफ्लाइज हैं उनके ऊपर टैग लगा लगा के उनको छोड़ दिया, लेकिन सिर्फ बाद में ढूंढने पर दो ही बटरफ्लाइज मिली, टैग लगी हुई बटरफ्लाइज। रिकैप्चर, वापस कितनी बटरफ्लाई पकड़ी गई, सिर्फ दो ही पकड़ी गई। एंड दे वर नॉट मोर देन 75 माइल्स फ्रॉम वेयर आई लिव, और मेरे घर से ये बटरफ्लाई सिर्फ 75 माइल दूर ही पकड़ी गई। मतलब बटरफ्लाइज के बारे में जितना दूर तक ये ट्रैवल करती है ऐसा सोच रहे थे, उतना दूर तक इन्होंने ट्रैवल नहीं किया, ऐसा इस लाइन से पता चलता है कि बटरफ्लाइज जितनी हम मैं सोच रहा था कि बटरफ्लाइज हैं वो बहुत ज़्यादा इधर-उधर मिलेंगी, तो सिर्फ इतनी सारी बटरफ्लाइज इतने सालों तक इन्होंने काम किया, उसमें 2 बटरफ्लाइज ही वापिस उनको मिली, बाकी बटरफ्लाई का पता ही नहीं चला कहाँ चली गई। और
उसके बाद वो बटरफ्लाइज भी उसके घर से 75 माइल ही दूर मिली, उससे ज़्यादा कहीं दूर नहीं मिली। तो इस बात को एब्राइट कह रहे हैं, ये ज़्यादा बड़ा फ्रूटफुल काम मेरे लिए नहीं रहा, इसका कोई अच्छा फीडबैक मुझे नहीं मिला, ऐसा बोला उन्होंने। अब अगली क्वेश्चन पढ़ते हैं, उसके बाद इसका अगला पैराग्राफ रीड करेंगे ताकि हमको दोनों चीज़ों के जवाब मिल जाए। व्हाट लेसन डज एब्राइट लर्न व्हेन ही डज नॉट विन एनीथिंग एट साइंस फेयर? अब आगे साइंस फेयर में रिचर्ड एब्राइट भाग लेंगे और वहाँ पर उनको क्या सीखने मिलता है, क्योंकि वहाँ पर वो जीत हासिल नहीं कर पाते हैं। साइंस फेयर में जब ये हिस्सा लेते तो उनको जीतते नहीं है किसी चीज़ में वो, तो उससे वो क्या सीखते हैं? व्हाट एक्सपेरिमेंट्स एंड प्रोजेक्ट डज ही देन अंडरटेक? उसके बाद वह कौन से प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं? फेल हो जाने से कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। वापिस नया काम कैसे करना है, उसको कैसे सही तरीके से करना है, ये समझना ज़रूरी है। व्हाट आर द टेक्निक्स दैट गो इनटू मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट? साइंटिस्ट बनने के लिए क्या-क्या टेक्निक्स का यूज़ करना होता है? तो इन सभी के जवाब हमको आगे मिल सकते हैं। देन इन 7th ग्रेड, जब अब ये 7th ग्रेड में आ जाते हैं, he got hint of what real scientist is when he entered the county science fair and lost. ये काउंटी साइंस फेयर का मतलब होता है रीजनल, उनके लोकल एरिया का कोई भी साइंस फेयर लगा था और उस साइंस फेयर में वो जब भाग लेते हैं, तब उनको हिंट मिलती है कि जो रियल साइंस क्या है। और उस मेले के अंदर जो उन्होंने कुछ पार्टिसिपेट किया भी है, उसमें वो लॉस्ट होते मतलब वो हारते हैं उस चीज़ को। ओके, देन 7th साइंस ग्रेड ही गॉट हिंट ऑफ व्हाट अ रियल साइंटिस्ट इज, उनको हिंट मिलती है कि रियल साइंटिस्ट क्या होता है। एंड ही एंटर्ड अ काउंटी साइंस फेयर, और वो काउंटी साइंस फेयर में भाग लेते हैं और उस साइंस फेयर में उनको हार भी मिलती है, मतलब वो जो प्रेजेंटेशन देते हैं उसका कुछ ज़्यादा अच्छा नतीजा नहीं निकलता है। इट वॉज रियली अ सैड फीलिंग टू सिट देयर एंड नॉट गेट एनीथिंग व्हाइल एवरीबडी एल्स हैड वॉन समथिंग। यह बहुत ही बुरा और सैड एक्सपीरियंस था, सैड फीलिंग थी, जब मैं उस साइंस फेयर में बैठा था और हर किसी ने कुछ न कुछ विन किया था, हर कोई कुछ न कुछ जीत गया था, लेकिन मुझे कुछ अचीवमेंट नहीं मिला था। तो ये मेरे लिए बहुत ही सैड था, ऐसा रिचार्ड बोलते हैं। मतलब रिचार्ड ने पहली बार साइंस फेयर में जब भाग लिया था, तब उनको कोई बड़ा अचीवमेंट नहीं मिला था। हर कोई दूसरे लोग थे, उनको कुछ न कुछ वो जीते थे, लेकिन रिचार्ड एब्राइट को किसी भी तरह का कोई एप्रिसिएशन या कोई अवार्ड या उनको नोटिस नहीं किया किसी ने कि उन्होंने क्या किया है। रिचार्ड कहते हैं, अब अगली लाइन, मतलब ये इन्वर्टेड में दे रखा है रिचर्ड ने क्या बोला है, यहाँ से यहाँ तक उसके लिए ही। हिज एंट्री वाज स्लाइड ऑफ फ्रॉक टिश्यूज विच ही शोड अंडर अ माइक्रोस्कोप। अब हिज एंट्री का मतलब होता है रिचर्ड एब्राइट ने उस फेयर के अंदर, साइंस फेयर के अंदर क्या काम किया था। तो रिचर्ड एब्राइट ने उस साइंस फेयर में फ्रॉक टिश्यूज, जो मेढक होता है, उस मेढक के टिश्यू जो होते हैं उसको माइक्रोस्कोप के अंदर से शो करके बताया था। माइक्रोस्कोप से, माइक्रोस्कोप होता है जो छोटी चीज़ों को बड़ा करके देखने का होता है, तो उस माइक्रोस्कोप से इन्होंने फ्रॉग अर्थात मेढक के टिश्यूज़ के बारे में स्लाइड बनाई थी। लोगों को, मतलब जो भी उसके ऑब्जर्वर आते हैं उनको दिखाने के लिए। ही रियलाइज्ड दैट विनर्स हैड ट्राइड टू डू रियल एक्सपेरिमेंट। लेकिन जब उसको कोई नोटिस नहीं करता है, इनको इस चीज़ को कोई ध्यान नहीं देता है उनके प्रोजेक्ट को, तब उसको रियलाइज़ होता है रिचर्ड एवराइट को कि विनर्स हैड ट्राइड टू डू रियल एक्सपेरिमेंट, कि विनर कोई भी होता है अगर, तो उसको क्या होता है, रियल एक्सपेरिमेंट करने चाहिए, नॉट सिंपली मेक नीट डिस्प्ले। सिर्फ हम एक साफ सुथरा कोई चीज़ डिस्प्ले कर दें तो उसको कोई नोटिस नहीं करता है। ये चीज़ उन्होंने वहाँ से सीखी, मतलब यहाँ पर ये फेल हो रहे हैं। फेल होने के बावजूद भी रिचर्ड एवराइट जो है उन्होंने ये सीखा है कि मुझे ये काम अब नहीं करना है, मुझे नीट डिस्प्ले करने का काम नहीं करना है। मुझे क्या करना है, कुछ न कुछ रियल एक्सपेरिमेंट करने पड़ेंगे, तभी लोग जो हैं वो मेरे एक्सपेरिमेंट के ऊपर और मेरे प्रोजेक्ट के ऊपर या मेरा जो भी साइंस फेयर में मेरी एंट्री है, उस पे लोग कब फ़ोकस करेंगे, जब मैं डिस्प्ले वाला काम नहीं करूँगा, मैं एक्सपेरिमेंट और रियल एक्सपेरिमेंट करूँगा, तभी लोग मेरे पे फ़ोकस करेंगे। ये चीज़ यहाँ से वो सीख के जाते हैं। Already the competitive spirit that drives रिचर्ड एब्राइट was appearing। अब कॉम्पिटिटिव स्पिरिट जो है वो रिचर्ड एब्राइट के अंदर धीरे-धीरे अपीयर हो रही थी। कॉम्पिटिटिव स्पिरिट का मतलब होता है कॉम्पिटिशन का मूड अब धीरे-धीरे रिचर्ड के अंदर आगे बढ़ रहा था। आई न्यू दैट फॉर द नेक्स्ट ईयर्स फेयर आई वुड हैव टू डू रियल एक्सपेरिमेंट। उन्होंने कहा कि मैं जानता था कि अगले साल के फेयर के लिए मुझे रियल एक्सपेरिमेंट
करने होंगे। मतलब यहाँ से ये सीख जाते हैं कि मुझे कौन सा काम करना है और कौन सा नहीं करना है। तो अगले साल के प्रोजेक्ट के लिए मुझे रियल एक्सपेरिमेंट करने हैं और ये नीट डिस्प्ले वाला काम मुझे नहीं करना है, क्योंकि इससे मुझे कुछ नहीं मिला। ऐसा वो सीख जाते हैं। ही सेड, उन्होंने कहा, द सब्जेक्ट आई न्यू मोस्ट अबाउट वाज द इंसेक्ट वर्क आई हैड बीन डूइंग इन द पास्ट सेवरल ईयर्स। जिस विषय को मैं अच्छे से जानता था, वो विषय इंसेक्ट के बारे में था। जो इंसेक्ट होते हैं, जो कीट पतंगे होते हैं, तो इंसेक्ट के बारे में मैं सबसे ज़्यादा जानता था, क्योंकि उसने तितलियों पे बहुत काम कर रखा था और उसके अलावा दूसरे किसी पे भी काम कर रखा होगा। तो ये खुद कह रहे हैं कि मुझे इंसेक्ट के बारे में बहुत अच्छा पता था और आई हैड बीन डूइंग दिस पास्ट सेवरल ईयर। अच्छा इसलिए पता था कि मैं इस काम को बहुत सालों से कर रहा था, इसलिए मुझे पता था। तो अब इसके बारे में काम करेंगे। सो ही रॉट टू अर्काट फॉर आइडियाज़। तो आइडियाज़ के लिए, कुछ नई जानकारी के लिए उन्होंने डॉक्टर अर्काट को कुछ लिखा, जो वही मोनार्क एक्स वाले राइटर हैं किताब के वो। एंड बैक केम द स्टैक ऑफ सजेशंस फॉर एक्सपेरिमेंट। फिर अलग-अलग क्या एक्सपेरिमेंट करने हैं मुझे, उसके लिए मेरे पास जवाब आया और स्टैक ऑफ सजेशंस फॉर एक्सपेरिमेंट कि मुझे कितने तरह के एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसके स्टैक आ गया। स्टैक मतलब ढेर सारे मुझे एक्सपेरिमेंट करने के सजेशन डॉक्टर अर्काट ने भेजे। किसको भेजे? डॉक्टर अर्काट ने किसको भेजे? एब्राइट को भेजे। दोस केप्ट एब्राइट बिजी ऑल थ्रू हाई स्कूल। अब इन चीज़ों ने फुल हाई स्कूल के समय में एब्राइट को बिजी रखा। इसके एक्सपेरिमेंट के कामों ने एब्राइट को पूरे समय तक बिजी रखा। और ये कौन सा समय था? उनकी हाई स्कूल की पढ़ाई का समय था। एंड एंड लेड टू प्राइज प्रोजेक्ट्स इन काउंटी इंटरनेशनल साइंस फेयर। अब काउंटी इंटरनेशनल साइंस फेयर उनके वहाँ होता है, उसमें उनको क्या मिलता है? प्राइज मिलता है। ऐसा प्रोजेक्ट वह बनाते हैं। किसने बनाया? रिचर्ड एब्राइट ने, फॉर हिज 8th ग्रेड प्रोजेक्ट। अब 8th ग्रेड के अंदर क्या होता है? एब्राइट ट्राइड टू फाइंड द कॉज ऑफ वायरल डिजीज दैट किल्स नियरली ऑल मोनार्क कैटरपिलर्स एवरी फ्यू ईयर्स। अब 8th ग्रेड में होते हैं, 8th क्लास में होते हैं जब वो, तो रिचर्ड ने क्या कोशिश की? ही रिचर्ड एब्राइट ट्राइड टू फाइंड द कॉज ऑफ वायरल डिजीज। उन्होंने वायरल डिजीज के जो कारण थे उसको ढूंढने की कोशिश की थी। और वायरल डिजीज किस में फैल रही थी? दैट किल्स नियरली ऑल मोनार्क कैटरपिलर्स एवरी फ्यू ईयर्स। हर कुछ सालों के अंदर जो मोनार्क कैटरपिलर्स होते हैं, वो मर जाते हैं किसी वायरल डिजीज से। तो उस वायरल डिजीज का कारण ढूंढने का काम किया था इन्होंने अपने एक प्रोजेक्ट में। मतलब ये रियल काम था उनका, रियल एक्सपेरिमेंट था। तो ये इम्पोर्टेंट काम था, अच्छा काम था। एब्राइट थॉट, एब्राइट ने सोचा था, द डिजीज माइट बी कैरिड बाय अ बीटल। एब्राइट ने ऐसा सोचा था कि ये जो भी कैटरपिलर में बीमारी होती है, मोनार्क कैटरपिलर में जो बीमारी होती है, वो बीटल के जरिए फैलती है। बीटल एक तरह का इंसेक्ट होता है, इसको भृंगुर कहते हैं हिंदी में। तो बीटल इंसेक्ट से इसके अंदर, मोनार्क कैटरपिलर के अंदर वायरल डिजीज फैलती है, ऐसा इन्होंने सोचा था। ही ट्राइड रेजिंग कैटरपिलर्स इन द प्रेजेंस ऑफ बीटल्स। तो फिर इन्होंने क्या किया कि भाई, मोनार्क मोनार्क कैटरपिलर हैं, वो अगर बीटल्स के कारण से मरते हैं, तो इन्होंने क्या करा? ही कैरीड सॉरी कैरीड नहीं, ट्राइड है। ही ट्राइड रेजिंग कैटरपिलर्स इन द प्रेजेंस ऑफ बीटल्स। बीटल्स को के साथ में रखा। किसको? कैटरपिलर्स को। मतलब इन बीटल्स की वजह से कैटरपिलर में बीमारी होती है, तो बीटल्स को और कैटरपिलर उन दोनों को साथ में रखा। मतलब बीटल्स को पहले रख दिया और बीटल्स की प्रेजेंस में कैटरपिलर को क्या किया? रेज़ किया, बड़ा किया। ये काम चालू किया इन्होंने, ताकि पता चल जाए कि वायरल डिजीज़ का कारण बीटल्स बीटल्स हैं कि नहीं है। ही डिडन्ट गेट एनी रियल रिजल्ट्स। उनको कोई रियल रिजल्ट मिले ही नहीं इससे, ऐसा उन्होंने कहा था। बट आई वेंट अहेड, लेकिन फिर भी मैं आगे बढ़ा। शोड दैट, और मैंने ये शो किया, दैट आई हैड ट्राइड द एक्सपेरिमेंट, दिस टाइम आई वॉन। तो इस एक्सपेरिमेंट से ये पता नहीं चला कि बीटल्स के कारण ही कैटरपिलर मर रहे हैं, पर इस चीज को उन्होंने
अपना जो भी एक्सपेरिमेंट और प्रोजेक्ट था उसमें शो किया और शो करके ये बताया कि मैंने रियल में कोई एक्सपेरिमेंट किया था और इसके कारण से उनको जीत मिली। मतलब उन्होंने रियल एक्सपेरिमेंट किया इसलिए उनको जीतना, उनको प्राइज़ मिला, उसके लिए वह उस प्रोजेक्ट में वो विन हुए, वह जीते। तो यहाँ पे समझने वाली बात हमारे लिए है कि उन्होंने क्या किया था, बीटल्स के साथ में ही कैटरपिलर को बड़ा किया था और ये रियल एक्सपेरिमेंट था और उसके लिए उनको एप्रिशिएट किया गया। हालाँकि उससे कोई ये नहीं पता चला कि बीटल्स के कारण ही कैटरपिलर मरते हैं या उनके अंदर वायरल डिजीज़ फैलती है, ऐसा कुछ पता नहीं चला, लेकिन उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, उसके लिए उनको एप्रिशिएट किया गया। द नेक्स्ट ईयर his science fair project was testing the theory that viceroy butterflies copy monarchs। तो अगले साल क्या होता है, जो साइंस फेयर प्रोजेक्ट होता है वाज टेस्टिंग, उसमें ये टेस्टिंग की जा रही थी द थ्योरी दैट वायसराय बटरफ्लाइज कॉपी मोनार्क। तो अगले साल के प्रोजेक्ट कुछ और था, पहले वाले में वायरस वाली बात थी, इस वाले में है कि क्या वायसराय बटरफ्लाई जो होती है, बटरफ्लाई का टाइप होता है, वो मोनार्क बटरफ्लाई की कॉपी करते हैं क्या? इस बात के ऊपर टेस्टिंग करनी थी। अब वायसराय बटरफ्लाई और मोनार्क बटरफ्लाई अपन तो पहचानते नहीं है, ये इस बुक में है, वो हमको याद रखना है। हाउ टॉप के ऊपर जो है वो मोनार्क बटरफ्लाई है और जो नीचे है वो वायसराय बटरफ्लाई। तो मैंने लिख भी दिया है, आप भी लिख दें। मोनार्क बटरफ्लाई ये है और वायसराय बटरफ्लाई ये है। तो इसमें यूँ इनको प्रूव करना था कि जो वायसराय बटरफ्लाई है ये वाली, वो किसकी कॉपी करती है? मोनार्क बटरफ्लाई की कॉपी करती है। वायसराय बटरफ्लाई जो नीचे वाली है और वो मोनार्क बटरफ्लाई की कॉपी करती है, ऐसा इनको कुछ प्रोजेक्ट में टेस्ट करना था। ये उनको काम मिला था प्रोजेक्ट। द थ्योरी वाज दैट वायसराय लुक लाइक मोनार्क। इसके अंदर थ्योरी ये थी कि वायसराय बटरफ्लाई है वो मोनार्क जैसी दिखती है। बिकॉज मोनार्क डोंट टेस्ट गुड टू बर्ड, क्योंकि मोनार्क बटरफ्लाई को बर्ड खाते नहीं है। बर्ड है वो मोनार्क बटरफ्लाई को नहीं खाते हैं। बर्ड हैं वो मोनार्क बटरफ्लाई को नहीं खाते हैं, इसलिए वायसराय बटरफ्लाई है वो क्या मोनार्क जैसे दिखने की कोशिश करते हैं। वायसराय ऑन द अदर हैंड डू टेस्ट गुड टू बर्ड्स। और वायसराय हैं, उनको जो बर्ड हैं वो खा जाते हैं। वायसराय बटरफ्लाई को बर्ड खा जाते हैं, इसलिए वायसराय बटरफ्लाई किसके जैसा दिखना चाहते हैं? मोनार्क जैसा दिखना चाहते हैं, ताकि उनको बर्ड नहीं खाएं। सो द मोर दे लुक लाइक मोनार्क, तो ज़्यादा अगर वह मोनार्क जैसे दिखते हैं कि वायसराय बटरफ्लाई अगर मोनार्क जैसे दिखेंगे, द लेस लाइकली दे आर टू बिकम बर्ड्स डिनर, तो वह बर्ड का डिनर नहीं बनेंगे। बर्ड का डिनर कब नहीं बनेंगे? जब वह मोनार्क जैसे दिखेंगे। वायसराय बटरफ्लाई अगर मोनार्क जैसी दिखती है तो उसको बर्ड नहीं खाएंगे, क्योंकि बर्ड मोनार्क बटरफ्लाई को पसंद नहीं करते हैं। यहाँ लिखा है मोनार्क बर्ड को पसंद नहीं आते हैं। बर्ड को मोनार्क बटरफ्लाई पसंद नहीं आती है। तो फिर वायसराय अपने आप को कैसा दिखाएंगे? मोनार्क जैसा दिखाएंगे। क्यों दिखाएंगे? ताकि बर्ड उनको खा नहीं जाए। ये बात इसके अंदर समझाई है। एवरेट्स प्रोजेक्ट वाज टू सी वेदर in fact birds would eat monarch। एवराइट का प्रोजेक्ट यही था कि बर्ड हैं वो मोनार्क को खाते हैं कि नहीं खाते हैं, इसके बारे में चेक करना था। ही फाउंड दैट स्टार स्टारलिंग वुड नॉट ईट ऑर्डिनरी बर्ड फूड। स्टारलिंग एक टाइप ऑफ बर्ड है। स्टारलिंग क्या है? अ टाइप ऑफ बर्ड। तो ही फाउंड, तब डॉक्टर रिचर्ड एवराइट ने पाया कि स्टारलिंग वुड नॉट ईट ऑर्डिनरी बर्ड फूड। स्टारलिंग जो है वो ऑर्डिनरी बर्ड फूड नहीं खाता है, एक दूसरा तरह का बर्ड है ये। उसके ऊपर रिसर्च आती है कि स्टारलिंग है वो दूसरा ऑर्डिनरी बर्ड फूड नहीं खाता है, तो क्या खाता है? इट वुड ईट ऑल द मोनार्क इट कुड गेट। तो स्टारलिंग बटरफ्लाई जो है, स्टारलिंग बर्ड जो है, वो जितने भी मोनार्क मिलते हैं उसको खा जाता है। स्टारलिंग बटरफ्लाई मोनार्क को खा जाता है। एब्राइट सेड लेटर
रिसर्च बाय अदर पीपल शोड दैट वायसराय प्रोबेबली डू कॉपी मोनार्क। तो फिर रिचर्ड ने बाद में कहा, शोड दैट वायसराय प्रोबेबली डू कॉपी, कि वायसराय शायद मोनार्क की कॉपी करती हैं। दिस प्रोजेक्ट वाज प्लेस्ड फर्स्ट इन द जूलॉजी डिवीजन एंड थर्ड ओवरऑल इन द काउंटी साइंस फेयर। और ये जो प्रोजेक्ट था वो जूलॉजी के अंदर फर्स्ट नंबर पे आया था, और ओवरऑल साइंस फेयर में ये वाला प्रोजेक्ट उनका जो था वह थर्ड नंबर पे आया था। तो यहाँ पर जो उन्होंने रिसर्च करी है वो मतलब ये बटरफ्लाई में कौन सी बटरफ्लाई बर्ड कौन सी बटरफ्लाई को बर्ड खाते हैं और कौन सी बटरफ्लाई को बर्ड नहीं खाते हैं, इस बात के ऊपर इनका प्रोजेक्ट था। और उस प्रोजेक्ट का कंक्लूजन उन्होंने इस पैराग्राफ में लिखा है कि उनके हिसाब से जो स्टार्लिंग बर्ड है वह नहीं खाता है, ऑर्डिनरी बटरफ्लाई ऑर्डिनरी बर्ड फूड नहीं खाता है। कौन? स्टार्लिंग बर्ड। तो फिर क्या खाता है? इट वुड ईट ऑल मोनार्क, ये सारे मोनार्क को खा जाता है, जितने भी मोनार्क इसको मिलते हैं उनको खा जाता है। ये उन्होंने अपने प्रोजेक्ट से स्टार्लिंग बर्ड के बारे में, स्टार्लिंग एक तरह का बर्ड होता है उसके बारे में कुछ निकाला। और एब्राइट सेड लेटर रिसर्च by other people showed that Viceroy probably do copy monarch, और ये बात भी इसमें शामिल करनी है। दिस प्रोजेक्ट वाज प्लेस्ड फर्स्ट, जो भी इन्होंने डिस्कशन इसका निकाला, जो भी रिजल्ट, तो इस बात को उन्होंने बताने पर उनको फर्स्ट प्लेस मिला जूलॉजी के अंदर, और थर्ड प्लेस मिला साइंस फेयर के अंदर। तो यहाँ पर हमको ये पता चलता है कि ये दूसरा अलग तरीके का प्रोजेक्ट था। पहले वाला वायरल डिजीज पे था, दूसरे वाला मोनार्क और ये जो वायसराय बटरफ्लाई से रिलेटेड था। इन हिज सेकेंड ईयर इन हाई स्कूल, अब ये हाई स्कूल के सेकेंड ईयर में चले जाते हैं, आगे क्लासेस में जाते हैं। हर साल अलग अलग सालों में कुछ न कुछ किया होगा, बस हमको इसके अंदर जो मेन बातें दे रखी वो समझनी है। तो इन हिज सेकेंड ईयर हाई स्कूल रिचर्ड एब्राइट began the research that led to his discovery of unknown insect hormone। अब जो सेकेंड ईयर हाई स्कूल में थे उस समय उन्होंने अननोन इंसेक्ट हार्मोन के बारे में कुछ निकाला था। हार्मोन होते हैं हमारे शरीर में भी कुछ न कुछ काम के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो इन्होंने अननोन हार्मोन की कोई डिस्कवरी की थी, इसके बारे में रिसर्च की थी। इनडायरेक्टली इट ऑल्सो लेड टू हिज न्यू थ्योरी ऑन द लाइव सेल्स, और इनडायरेक्टली इन्होंने लाइव सेल्स के ऊपर कोई थ्योरी इन्होंने निकाल ली थी इस काम से। अब क्या बात थी, हम आगे पढ़ते हैं। मतलब इंसेक्ट हार्मोन के ऊपर इन्होंने रिसर्च की थी सेकेंड ईयर की हाई स्कूल के अंदर। हाई स्कूल में जब वो सेकेंड ईयर में थे तो उन्होंने इंसेक्ट हार्मोन के ऊपर रिसर्च की थी, और उसके ज़रिए उन्होंने क्या चीज़ निकाल ली थी, लाइफ ऑफ सेल्स के ऊपर। हमारी बॉडी में जो सेल्स होती हैं, किसी के अंदर भी कोई सेल्स होती हैं, उनकी लाइफ क्या होती है, उसके ऊपर कुछ थ्योरी बनाई थी। देखो ये साइंस का लेसन है, ज़रूरी नहीं हो हर इंसान को पूरा वैसा ही समझ में आ जाए जैसा कि रिचर्ड सोच रहे हैं। तो आपको इसको समझना है कि लाइफ ऑफ सेल्स के ऊपर उन्होंने जो रिसर्च की थ्योरी निकाली थी वो कब निकाली थी, सेकेंड ईयर की हाई स्कूल में थे तब निकाली थी। द क्वेश्चन ही ट्राइड टू आंसर वाज सिंपल, जिस क्वेश्चन का जवाब उन्होंने ढूंढने की कोशिश की थी वो बहुत ही सिंपल था। व्हाट इज द पर्पस ऑफ 12 टाइनी स्पॉट्स ऑन द मोनार्क प्यूपा? मोनार्क प्यूपा के ऊपर 12 टाइनी गोल्ड स्पॉट्स होते हैं, उसका क्या कारण है? जैसे मान लीजिए ये मोनार्क प्यूपा है और उसके ऊपर 12 या 12 गोल्ड स्पॉट्स हैं, निशान हैं, धब्बे हैं, तो उसका क्या पर्पस है, क्यों होते हैं ये धब्बे? ये उनके सामने क्वेश्चन था। एवरीवन एज्यूम्ड एवरीवन एज्यूम्ड द स्पॉट्स वर जस्ट ऑर्नामेंटल। हर कोई एज्यूम करता था, हर कोई इमेजिन करता था कि ये जो भी स्पॉट्स हैं उस प्यूपा पे वो सिर्फ ऑर्नामेंटल है, मतलब सजावटी है, अच्छा दिखने के लिए। किसी भी के ऊपर जो भी प्यूपा मोनार्क प्यूपा के ऊपर जो भी स्पॉट्स होते हैं वो सिर्फ ऑर्नामेंटल, ऐसे ही दिखावटी, इसका कोई स्पेशल मतलब नहीं होता है, ऐसा हर कोई बिलीव करता था, एज्यूम करता था। एब्राइट सेड, बट अर्कार्ट डिडंट बिलीव, लेकिन अर्कार्ट थे जो हमने पहले बोला था, जो तितलियों के ऊपर ही काम करते थे। अर्कार्ट ने बोला नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा उन्होंने कहा था। तो अब ये फिर रिसर्च करनी पड़ेगी कि ये धब्बे किस काम के। टू फाइंड द आंसर, जवाब ढूंढने के लिए एब्राइट
and other excellent science students first had to build a device that showed that the spots were producing a hormone. हार्मोन्स बोलते हैं उसको, हार्मोन। तो नेसेसरी फॉर द बटरफ्लाईज फुल डेवलपमेंट। अब एब्राइट और दूसरे उसके साथ में साइंस स्टूडेंट्स अच्छे थे, उन्होंने मिलकर ये रिसर्च में ये निकाला, ये शो किया कि उन्होंने एक डिवाइस बनाया उसके लिए, और ये फाइंड आउट किया कि ये जो भी प्यूपा के ऊपर जो 12 टाइनी गोल्ड स्पॉट्स होते हैं, 12 टाइनी गोल्ड स्पॉट्स होते हैं, वो ऑर्नामेंटल नहीं होते हैं, वो एक तरह के हार्मोन हैं। और वो हार्मोन क्या काम करते हैं, किसी भी बटरफ्लाई के पूरे डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। ये उन्होंने कहा कि ये हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं, ये जो भी स्पॉट्स हैं वो हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं, और हार्मोन प्रोड्यूस करने के बाद वो हार्मोन क्या काम में आते हैं, बटरफ्लाई को फुल डेवलपमेंट में काम में आते हैं, ये बताया। तो ये मतलब बहुत बड़ी बात थी कि किसी प्यूपा के ऊपर कोई स्पॉट्स है तो कोई तो समझ रहा है कि नहीं ऑर्नामेंटल है, ऐसे ही सजावटी, इसका कोई मतलब नहीं होता है। लेकिन रिचर्ड ने क्या निकाला कि इससे तो इसका डेवलपमेंट होता है, ये ऊपर गोल्ड कलर के स्पॉट्स हैं 12, इससे बटरफ्लाई का डेवलपमेंट होता है, ऐसा उन्होंने बताया। तो ये बहुत बड़ी बात थी। सब लोग कुछ आंसर निकाल रहे थे, इन्होंने कुछ दूसरा प्रूव कर दिया जो कि सही साबित हुआ होगा। दिस प्रोजेक्ट won Ebright first place in the county fair and entry into the international science and engineering award। अब ये प्रोजेक्ट में ये फर्स्ट आए, इन्होंने कुछ अच्छा नया बात बताई थी जो किसी को पता नहीं थी। रियल एक्सपेरिमेंट था कुल मिलाकर, ये कोई डिस्प्ले नहीं था, क्योंकि डिस्प्ले जब पहली बार किया था तो वो फेल हो गए थे। अब रियल एक्सपेरिमेंट करते जा रहे हैं तो आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो हमको भी लाइफ में कुछ ना कुछ रियल करते रहना चाहिए। एंट्री इनटू द इंटरनेशनल साइंस एंड इंजीनियरिंग फेयर। अब उसके कारण से उनको इंटरनेशनल साइंस फेयर में और इंजीनियरिंग फेयर के अंदर हिस्सा लेने का एंट्री मिल जाती है, चांस मिल जाता है। मतलब एक बड़ी जगह पे जाने के लिए पहले छोटी जगह से हमको क्रॉस होना पड़ता है। तो ये छोटी जगह से धीरे-धीरे क्रॉस होते जा रहे हैं और धीरे-धीरे अपनी पहचान आगे बढ़ाते जा रहे हैं रिचर्ड एब्राइट। देयर ही वॉन थर्ड प्लेस इन फॉर ज़ूलॉजी। वहाँ पर भी उन्होंने कुछ किया और थर्ड प्लेस फॉर ज़ूलॉजी, ज़ूलॉजी में उन्होंने थर्ड प्लेस अचीव किया। He also got chance to work during the summer at the entomology। एंटोमोलॉजी का मतलब था कीट विज्ञान, जो कीट पतंगे होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, उनकी भी स्टडी होती है, उनकी भी अलग से साइंस होती है। तो ही ऑल्सो गॉट चांस टू वर्क ड्यूरिंग द समर। समर में उनको काम करने का चांस मिला, कहाँ पे, एंटोमोलॉजी में। एंटोमोलॉजी लेबोरेटरी ऑफ द वाल्टर रीड आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च। तो वाल्टर रीड आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च में उनको एंटोमोलॉजी लेबोरेटरी में काम करने का चांस मिला। मतलब किसी एक्सपेरिमेंट करने की जगह पर चांस मिलने का भी मतलब ये है कि उसको कुछ आता होगा तो उसको वहाँ पहुँचाएँगे। तो उनको वहाँ पर जाने का चांस मिला और वहाँ पे एक्सपेरिमेंट करने का लेबोरेटरी में चांस मिला। कहाँ पे? वाल्टर रीड, वाल्टर रीड। तो रिचर्ड एब्राइट को वाल्टर रीड आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च में काम करने का चांस मिला समर के समय में एंटोमोलॉजी लेबोरेटरी के अंदर। एंटोमोलॉजी का मतलब होता है कीट विज्ञान, जो इंसेक्ट्स का साइंस होता है, स्टडी ऑफ साइंस, उसको बोलते हैं एंटोमोलॉजी। एज अ हाई स्कूल जूनियर के रूप में रिचर्ड एब्राइट कंटिन्यूड हिज एडवांस एक्सपेरिमेंट ऑन मोनार्क प्यूपा। मोनार्क प्यूपा के ऊपर इन्होंने एडवांस जो एक्सपेरिमेंट्स हैं वो चालू रखे थे एज अ जूनियर स्कूल, हाई स्कूल के जूनियर क्लास के अंदर उन्होंने ये काम जारी रखा था, कंटिन्यू रखा था। दैट ईयर हिज प्रोजेक्ट वॉन फर्स्ट प्लेस एट द इंटरनेशनल साइंस फेयर। उस साल भी उनके प्रोजेक्ट ने इंटरनेशनल साइंस फेयर में फर्स्ट पोजीशन अचीव की थी, एंड गेव हिम अनदर चांस टू वर्क इन द आर्मी लेबोरेटरी ड्यूरिंग समर। और उसके कारण से उनको फिर से चांस मिल गया आर्मी लेबोरेटरी में समर के समय में काम करने का। इन हिज सीनियर ईयर, और सीनियर ईयर में ही वेंट अ स्टेप फर्दर, वो एक स्टेप और आगे निकल गए थे। ही ग्रू सेल्स फ्रॉम अ मोनार्क विंग। उन्होंने मोनार्क के विंग से सेल्स डेवलप किए थे in a culture that showed that the cells would divide and develop into normal butterfly wing scales only if they were fed the hormone from the gold spot।
अब यहाँ पर उन्होंने ये बताया था कि अगर जो बटरफ्लाई गोल्ड स्पॉट से हार्मोन अचीव करती है तो ही उसका डेवलपमेंट होता है। ये चीज़ उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट से शो की थी। दैट प्रोजेक्ट वॉन फर्स्ट प्लेस फॉर जूलॉजी एट इंटरनेशनल फेयर। इंटरनेशनल फेयर में इस प्रोजेक्ट ने भी फर्स्ट पोजीशन अचीव की थी। ही स्पेंट द समर आफ्टर ग्रेजुएशन डूइंग फर्दर वर्क एट आर्मी लेबोरेटरी। उन्होंने समर का समय, जो ग्रेजुएशन करने के बाद जो समर का समय था उनका गर्मी का, उन्होंने आर्मी की लेबोरेटरी में बिताया था। एंड एट द लेबोरेटरी ऑफ द यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, और यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर में भी उन्होंने अपना समय बिताया था। आइए अब नेक्स्ट पैराग्राफ रीड करते हैं। अब इसके अंदर कुछ साइंटिफिक बातें हैं, तो आपको जिस फॉर्म में दे रखे उस फॉर्म में याद करना पड़ेगा कि सीनियर ईयर के अंदर उन्होंने क्या किया था, तो वो पूरा पूरा जो भी है ये पैराग्राफ आपको उसमें लिख लेना चाहिए। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर फिर आगे वह काम करते हैं। द फॉलोइंग समर his freshman year at Harvard University, Everett went back to laboratory of Department of Agriculture and did more work on the hormone from gold spots. अब आने वाले समय में एज ए फ्रेशमैन, मतलब फर्स्ट ईयर था उनका, वह हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में गए थे और उसके बाद में उन्होंने वहाँ पर भी लेबोरेटरी में, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर की लेबोरेटरी में काम किया था और आगे हार्मोन के ऊपर और गोल्ड स्पॉट के ऊपर ही उन्होंने काम किया था। यूजिंग द लेबोरेटरी सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट, लेबोरेटरी के अंदर वहाँ पे बहुत ही सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट थे। सोफिस्टिकेटेड का मतलब होता है एडवांस टेक्नोलॉजी वाले इंस्ट्रूमेंट थे, जिससे और भी अच्छा काम वह कर सकते थे। ही वाज, मतलब अपना रिसर्च बहुत अच्छे तरीके से कर सकते थे। ही वाज एबल टू आइडेंटिफाई द हार्मोन्स केमिकल स्ट्रक्चर। उसके बाद रिचार्ड जो थे उन्होंने हार्मोन का जो केमिकल स्ट्रक्चर क्या होता है उसको भी आइडेंटिफाई किया। अ ईयर एंड अ हाफ लेटर, एक साल और उसके आधा साल और एक डेढ़ साल के बाद में, ड्यूरिंग हिज जूनियर ईयर में एवराइट गॉट एन आइडिया फॉर हिज न्यू थियरी अबाउट सेल्स। अब उन्होंने सेल्स की नई थ्योरी के ऊपर कोई आइडिया मिला उनको। जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं तो सेल्स की लाइफ, मतलब हमारे बॉडी के अंदर जो सेल्स होती है या किसी के अंदर भी कोई सेल्स होती है तो सेल्स की लाइफ क्या होती है उसके बारे में नया आइडिया उनके पास में, उनके माइंड में आया। इट केम व्हाइल ही वाज लुकिंग एट एक्सरे फोटोज ऑफ केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ हार्मोन। हार्मोन का केमिकल स्ट्रक्चर के बारे में जब यह एक्सरे देख रहे थे उसका, उस समय उनको सेल लाइफ के बारे में कुछ आइडिया आया कि हार्मोन का जो केमिकल स्ट्रक्चर होता है उसका एक्सरे जब देख रहे थे तब उनके दिमाग में क्या आइडिया आया कि थ्योरी अबाउट सेल लाइफ, कि सेल लाइफ क्या होती है उसके बारे में कुछ थ्योरी उनके माइंड में आई। व्हेन ही सा दोज फोटोज, जब उन्होंने उन फोटोज को देखा, एवराइट डिडंट सॉर्ट, तो एवराइट को सॉर्ट नहीं हुआ। सॉर्ट करने का मतलब होता है अ क्राई ऑफ ट्रायम्फ, यूरेका। यूरेका का मतलब क्या होता है? खुशी, जीत की खुशी से चिल्ला उठना, उसको बोलते हैं। तो जब उन्होंने फ़ोटोज़ देखे और कुछ समझा तो वो चिल्ला नहीं उठे। इवन आई हैव गॉट इट, जबकि मैंने उसको फिर क्या किया, आई हैव गॉट इट, मैंने उसको समझ लिया उस चीज़ को, ऐसा कह रहे हैं वो। बट ही बिलीव्ड दैट, लेकिन वो विश्वास करते थे, अलोंग विथ हिज फाइंडिंग्स अबाउट इंसेक्ट हार्मोन्स, इंसेक्ट हार्मोन की फाइंडिंग के साथ-साथ में द फोटोज़ गेव हिम आंसर टू वन ऑफ द बायोलॉजीज़ पज़ल, कि बायोलॉजी की कोई और एक उलझन थी या कोई पज़ल्स थी। पज़ल्स का मतलब यहाँ पे कोई भी समस्या, उसका भी कोई उनको आंसर मिलता है इन सब चीज़ों को देखते-देखते। उन फ़ोटोज़ को देखते-देखते उनको क्या मिला? बायोलॉजी की किसी प्रॉब्लम का आंसर मिला। हाउ द सेल कैन रीड, कि सेल है उसको कैसे रीड करें या सेल कैसे रीड करती है, सेल किसी चीज़ को कैसे समझ सकती हैं, इसके बारे में पता चला। तो हाउ सेल कैन रीड द ब्लूप्रिंट ऑफ डीएनए, तो सेल है वो डीएनए का ब्लूप्रिंट कैसे पढ़ती हैं, ये उनको पता चला इन इस रिसर्च से। डीएनए इज द सब्सटेंस इन द न्यूक्लियस ऑफ सेल। डीएनए क्या होता है? तो डीएनए सेल के न्यूक्लियस में एक सब्सटेंस होता है दैट कंट्रोल्स हेरेडिटी। हेरेडिटी को कंट्रोल करने का, अब देखने में तो ये हेरेडिटी है, पर ऐसे हमने फोनेटिक्स में चेक किया तो हेरेडिटी लिखा हुआ है।
तो हेरेडिटी को चेक करने के लिए या हेरेडिटी को कंट्रोल करने का काम कौन करता है? डीएनए करता है। मतलब एक इंसान के फादर जैसे हैं, उसके कोई न कोई लक्षण है उसके बच्चे में आते हैं। उसके ट्रेट्स या उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स उसके बच्चे में आती है, फिर और उसके बच्चे होते हैं, फिर उसमें और कैरेक्टरिस्टिक्स जाती रहती है। इसको बोलते हैं अपन हेरेडिटी। हेरेडिटी हेरेडिटी का मतलब होता है आनुवांशिकता। टू गेन फ्रॉम फादर एंड मदर, फादर और मदर से हमारे में जो भी गुण आते हैं, फेस कट जो आता है या कलर आता है स्किन का या आवाज़ का मिलना, आईज़ वगैरह, तो सभी को हम क्या बोलते हैं? उसको हेरेडिटी कहते हैं। तो कि हमारी जो सेल्स होती हैं बॉडी की, वो सेल्स है वो डीएनए से डीएनए को कैसे रीड करती है, ये चीज़ उन्होंने समझी। और डीएनए का मतलब क्या होता है? डीएनए वो चीज़ होती है जो हमारे हेरेडिटी जो है उसको कंट्रोल करती है। इट डिटरमाइन्स द फॉर्म एंड फंक्शन ऑफ सेल्स। इससे सेल कैसे काम करती है, सेल कैसे बनती हैं और सेल कैसे काम करती है इसकी जानकारी मिलती है। thus इस प्रकार डीएनए इज़ द ब्लूप्रिंट फॉर लाइफ। इसलिए डीएनए जो है ना वो हमारी लाइफ का ब्लूप्रिंट है। मतलब हम कैसे बनेंगे, हमारे साथ फ्यूचर में हमारी बॉडी में क्या-क्या चेंजेज़ आएँगी, वो उसकी डीएनए पे डिपेंड करता है कि हमारी बॉडी को हमने कहाँ से अचीव किया है। आपकी बॉडी का डीएनए जो है वो आपके पेरेंट्स से मैच होता है। तो हमारा डीएनए जैसा होगा वैसे ही हम बनते हैं। तो ये तो साइंटिफिक लैंग्वेज में लिखा हुआ है, तो हमको इसको उस हिसाब से याद करना चाहिए। एब्राइट एंड हिज कॉलेज रूममेट जेम्स आर वोंग Ebright and his college roommate James R. Wong worked all that night drawing pictures and constructing plastic models of molecules. जेम्स और उसका फ्रेंड जो थे क्लास रूममेट जेम्स आर वोंग, इन्होंने रात भर काम किया और प्लास्टिक मॉडल्स बनाए। किसके? मॉलिक्यूल्स के। मॉलिक्यूल्स का मतलब होता है किसी के छोटे-छोटे हिस्से या पार्टिकल्स। तो मॉलिक्यूल्स के प्लास्टिक मॉडल्स बनाए थे उन्होंने रात भर काम कर करके टू शो हाउ कुड हैपन कि यह कैसे हो सकता है, ये दिखाने के लिए उन्होंने कुछ बनाया था। जो बड़े रूप में बनाना पड़ता है ताकि ईज़िली समझ में आए। ये होता बहुत अंदर है, हमको कभी पता नहीं चलेगा क्योंकि जो साइंस के अंदर माइक्रोबायोलॉजी उनकी स्टडी करते हैं, उनके लिए काम का है ये टॉपिक। टुगेदर दे लेटर रॉट अ पेपर दैट एक्सप्लेन्ड द थ्योरी। इन दोनों ने मिलकर बाद में एक लेटर भी लिखा था, जिसमें इस थ्योरी का एक्सप्लेनेशन किया है। किस थ्योरी का? जिसके बारे में अपन बात कर रहे हैं। इस पैराग्राफ में जिस थ्योरी के बारे में ब्लूप्रिंट डीएनए को कैसे सेल रीड करती हैं या डीएनए और सेल का क्या रिलेशन होता है, इसके बारे में इन दोनों ने मॉडल्स बनाए, मॉडल बनाकर इसके ऊपर थ्योरी लिखी थी। ऐसे-ऐसे रिसर्च आगे बढ़ती रहती है, जो नए आदमी आते हैं और पढ़ते हैं, ऐसे-ऐसे रिसर्च को आगे बढ़ाते रहते हैं। तो इन्होंने उसके मॉडल बनाए, मॉडल बनाकर इसके ऊपर थ्योरी लिखी थी। किसने लिखी थी? रिचर्ड एब्राइट ने और जेम्स आर वोंग दोनों ने मिल कर के। सरप्राइजिंग नो वन वुड न्यू हिम। सरप्राइज़ हुआ कि कोई उनको जानता नहीं नहीं था। रिचर्ड एब्राइट ग्रेजुएटेड फ्रॉम हार्वर्ड विद द हाईएस्ट ऑनर्स सेकंड इन हिज क्लास ऑफ 1510। 1510 की उनकी क्लास जो थी, उसके अंदर जो रिचर्ड एब्राइट जो थे, वो हाईएस्ट ऑनर्स से पास हुए थे। सेकंड इन हिज क्लास, अपनी क्लास के अंदर सेकंड आए थे वो कितने बच्चों में? 1510 में से ये सेकंड लेवल पे आए थे। बहुत बड़ी बात है इतने लोगों को क्रॉस करके आगे निकलना और वो भी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर। एब्राइट वेंट टू बिकम अ ग्रेजुएट स्टूडेंट रिसर्चर एट हार्वर्ड मेडिकल स्कूल। एब्राइट अब जो आने वाले टाइम में चले गए, कहाँ चले गए? ग्रेजुएट स्टूडेंट रिसर्चर एट हार्वर्ड मेडिकल स्कूल। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल में अब वो क्या करने लगे? रिसर्चर के रूप में काम करने लग गए थे। देयर ही बिगेन डूइंग एक्सपेरिमेंट टू टेस्ट हिज थ्योरी। अपनी थ्योरी जो उन्होंने बनाई थी, जो सेल्स के बारे में, उसके ऊपर और भी आगे एक्सपेरिमेंट वह करने लग गए थे। उन्होंने अब करना शुरू कर दिया था। जो थ्योरी उन्होंने डेवलप की उसके बाद बैठे नहीं रहते, चलो अपने बहुत बढ़िया काम हो गया, अब कुछ नहीं करना है। ऐसे करके बैठे नहीं रहते, जो भी बहुत बड़ा अचीवमेंट करने वाले होते हैं, वो जो भी काम करते हैं उसके बाद फिर और उससे आगे निकल जाते हैं। तो उन्होंने जो अचीवमेंट जहाँ तक किया था सेल्स के ऊपर, जहाँ तक रिसर्च की थी, उस रिसर्च को अब और ये आगे बढ़ा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा लेसन काफ़ी अलग है, दूसरे लेसन के अंदर ये चीज़ मिलेगी ही नहीं क्योंकि ये पूरा साइंस से पूरा ये समझ लो इसमें साइंस के बारे में बात चलती है।
इफ द थ्योरी प्रूव्स करेक्ट, सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर आती है लेसन के बारे में। हम फालतू इतना सारा पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, भाई कहीं कहीं बच्चों को लग रहा है ये क्या पढ़ा रहे हैं? तो इसके अंदर हमको समझ में आए ऐसी चीज, किसी कॉमन आदमी को समझ में आए ऐसी चीज, कॉमन आदमी के बेनिफिट की बात इस लाइन में हमको समझ में आ सकती है। तो सुनो ध्यान से। इफ द थ्योरी प्रूव्स करेक्ट, अगर इसकी थ्योरी सही साबित होती है, इन्होंने जो सोचा है, इन्होंने जो सिद्धांत बनाया है वो सही साबित होता है, तो क्या होगा? इट विल बी बिग स्टेप टुवर्ड्स अंडरस्टैंडिंग द प्रोसेस ऑफ लाइफ। सबसे बड़ी बात यहाँ पर है, लाइफ तो हमको सबको अपनी अच्छी लगती है, बस इसके बारे में ये कह रहे हैं। अगर इनकी थ्योरी करेक्ट होती है, ये जो भी सोच रहे हैं एब्राइट, वो सही साबित हो जाता है, तो इट विल बी अ बिग स्टेप टुवर्ड्स अंडरस्टैंडिंग द प्रोसेस ऑफ लाइफ। हमारी लाइफ की जो प्रोसेस हो रही है कि अंदर से लाइफ कैसे चल रही है, हमारा जीवन कैसे चल रहा है, इस प्रोसेस को समझने में हेल्प मिलेगी। एब्राइट की थ्योरी अगर सही साबित होती है, तो लाइफ को समझने में मदद मिलेगी। साइंटिस्ट लाइफ को जितना अच्छा समझेंगे, उतना हमारी लाइफ को बेनिफिशियल बेनिफिट होता है उससे। तो लाइफ की प्रोसेस समझने में फ़ायदा हो सकता है अगर एब्राइट की थ्योरी सही साबित होती है तो। इट माइट ऑल्सो लीड टू न्यू आइडियाज़ फॉर प्रिवेंटिंग सम टाइप ऑफ कैंसर्स एंड अदर डिजीजेस। ये सबसे बड़ी बात है। इस लेसन में अगर कोई पढ़कर कुछ किसी को समझ में आता है, तो ये बहुत बड़ी बात बताई है इसमें, जो हर आदमी को समझ में अब आ जाएगी। इट माइट ऑल्सो लीड टू न्यू आइडियाज़ फॉर प्रिवेंटिंग, प्रिवेंट मतलब रोकना। अगर इनके आइडियाज़ जो हैं उससे और नए आइडियाज़ मिलते हैं, तो क्या हो सकता है? रोका जा सकता है। कुछ कैंसर की बीमारियों को रोक सकते हैं और कुछ दूसरी बीमारियों को रोक सकते हैं। इनकी थ्योरीज़ अगर आगे बढ़ती है और कोई उसको समझकर इनकी थ्योरीज़ को आगे प्रूव कर देता है और उससे कुछ फ़ायदा होता है, तो उससे कैंसर जैसी बीमारियों को रोकने में मदद मिल सकती है। या कुछ और दूसरी बीमारियाँ हैं, उनको भी रोकने में मदद मिल सकती है। और ये चीज़ तो सबको समझ में आ जाएगी कि भई बीमारियाँ रोकने के लिए अगर कोई कुछ कर सकता है, तो ये बहुत बड़ी बात है। अब रिचार्ड एब्राइट जो पहले से जो हम पढ़ रहे हैं, वहाँ पर हमको तितलियाँ यही लग रहा था। अब यहाँ पर हमको लग रहा है कि नहीं, ये तो बहुत काम की बात कर रहे हैं, मतलब बहुत बड़े लेवल की बात है। कैंसर या अदर तरह की कोई डिज़ीज़ को रोकने से संबंधित काम हो सकता है अगर रिचार्ड एब्राइट की थ्योरी सही साबित होती है तो, या इसके ऊपर और अच्छे से काम किया जाता है और वो सही प्रूव हो जाता है, तो कैंसर और अदर डिज़ीज़ेज़ को रोकने मतलब प्रिवेंट करने का आइडियाज़ क्रिएट हो सकता है। ऑल ऑफ दिस इज़ पॉसिबल बिकॉज़ ऑफ एब्राइट साइंटिफिक क्यूरियोसिटी। और ये सब कैसे पॉसिबल हो पाया है? एब्राइट की साइंटिफिक क्यूरियोसिटी के कारण से ही संभव हो पाया है। एब्राइट अगर साइंटिफिक चीज़ को समझने के लिए बहुत ही क्यूरियस होते हैं, तो उसका बेनिफिट पूरी दुनिया को मिलेगा। हिज हाई स्कूल रिसर्च इनटू द पर्पस ऑफ स्पॉट्स ऑफ मोनार्क, उसकी हाई स्कूल में जो रिसर्च करी उन्होंने वो, या पर्पस ऑफ स्पॉट हो मोनार्क के ऊपर, प्यूपा के ऊपर स्पॉट क्यों होते हैं उसके ऊपर रिसर्च करी, वो इवेंचुअली लीड हिम टू दिस थ्योरी अबाउट लाइफ सेल लाइफ। इन्होंने जो भी वो प्यूपा के ऊपर निशान क्यों होते हैं वो सब चीज़ के ऊपर रिसर्च करी थी, तो उसका बेनिफिट जो ये निशान वाली बात मैंने की थी, तो इसका बेनिफिट किसको मिलने वाला है? सेल लाइफ का जो रिसर्च कर रहे हैं, हर तरह की सेल होती है बॉडी में, उन सेल के ऊपर रिसर्च करने में ये सब चीज़ें काम आई। ये इस पे जो रिसर्च कर रहे थे उसका बेनिफिट किसको मिला है? ह्यूमन बीइंग्स को। इसका बेनिफिट, जो ये रिसर्च कर रहे हैं इसका बेनिफिट किसके ऊपर आने वाला है? सीधा हमारी बॉडी के अंदर सेल होती है और सेल की जो लाइफ होती है, उसको समझने में ये इसका रिसर्च काम का है। तो ये व्हाट इज़ थ्योरी, थ्योरी का मतलब क्या होता है? कोई भी सिद्धांत, कोई भी सोच, जो अगर सही साबित होती है तो लोगों को फ़ायदा होता है, सोसाइटी को फ़ायदा होता है, इसलिए साइंटिस्ट वगैरह अलग ही दुनिया में रहते हैं। Richard Ebright has been interested in science since he first began collecting butterflies. रिचर्ड एब्राइट साइंस में बहुत इंटरेस्टेड थे। कब से इंटरेस्टेड थे? जब से उन्होंने पहली बार तितलियों को कलेक्ट करने का काम शुरू किया था, तब से रिचर्ड एब्राइट जो हैं, वो साइंस में इंटरेस्टेड थे। बट नॉट सो डीपली दैट ही हैज़न्ट टाइम फॉर अदर इंटरेस्ट। लेकिन इतने डीपली भी इंटरेस्टेड नहीं थे कि दूसरे कामों के लिए उनके पास टाइम नहीं होता था, मतलब ये कुछ और भी काम किया करते थे। ही आल्सो बिकेम अ चैंपियन डिबेटर, डिबेट करना मतलब बहस करना, कुछ किसी चीज़ के ऊपर कहीं पे प्रोग्राम होता है, 2 पॉइंट्स के ऊपर डिबेट होती रहती है। तो ही आल्सो बिकम अ चैंपियन डिबेटर, वो बहुत ही हाई क्वालिटी के, हाई लेवल के चैंपियन डिबेटर भी थे।
एंड पब्लिक स्पीकर, वह पब्लिक स्पीकर भी थे। पब्लिक स्पीकर मतलब लोगों के सामने किसी तरह का कोई स्पीच देना किसी पॉइंट पर। तो अच्छे पब्लिक स्पीकर भी हैं और अच्छी डिबेट में भी भाग लेकर के बातों के ऊपर, पॉइंट के ऊपर डिस्कशन कर सकते थे, ऐसे पर्सन थे। एंड ए गुड कनुइस्ट, वो एक अच्छे कनुइस्ट भी थे। कनुइस्ट का मतलब होता है नाव चलाने वाला, मतलब दूसरों के लिए नाव नहीं चलाते थे, एंटरटेनमेंट के हिसाब से वो नाव चलाते होंगे। वो कनु होती है कहीं पे भी आप टीवी में देख सकते हो, मोबाइल वगैरह में गूगल करके कि कनु क्या होता है। तो इसकी स्पेलिंग डाल दोगे तो ही पता चल जाएगा, कि पिक्चर आ जाएगा, पता चल जाएगा आपको कि नाव चलाने वाला या नाव चलाना, एक स्पेशल तरह की नाव होती है। तो वो एक अच्छे तरह के कनुइस्ट थे, अच्छी तरह से नाव भी चला सकते थे, ऐसे थे। ऑल अराउंड आउटडोर पर्सन भी बहुत अच्छे थे। ज़्यादातर देखा जाता है साइंटिस्ट वगैरह आउटडोर काम में नहीं कर सकते, ऐसे भी रहते हैं, लेकिन ये ऑल राउंडर थे। तो तो चैंपियन डिबेटर भी थे, पब्लिक स्पीकर भी थे और कनुइस्ट भी थे, नाव भी अच्छे से चलाते थे, स्पोर्ट्स के हिसाब से, एडवेंचर के हिसाब से चलाने वाली नाव है ये। द आउटडोर पर्सन भी ये थे। ही इज़ आल्सो एन एक्सपर्ट फोटोग्राफर, ये एक बहुत अच्छे फोटोग्राफर भी थे। लो, एक और नई कैरेक्टर, एक और नया उसका पॉइंट। पर्टिकुलरली ऑफ नेचर, नेचर के फोटो खींचते थे, और साइंटिफिक एग्जिबिट्स, और साइंस में कुछ भी एग्जीबिशन वगैरह लगाते थे उसको भी फोटो ये खींचते थे। तो बहुत ही अच्छे फोटोग्राफर भी थे। इन हाई स्कूल रिचर्ड एब्राइट वाज स्ट्रेट अ स्टूडेंट। इन हाई स्कूल के अंदर रिचर्ड एवराइट स्ट्रेट अ स्टूडेंट थे। स्ट्रेट अ स्टूडेंट मतलब टॉपर थे। स्ट्रेट ए स्टूडेंट का मतलब होता है टॉपर, ए ग्रेड प्राप्त करने वाले बच्चे थे ये हाई स्कूल के अंदर। कौन? रिचर्ड एवराइट। बिकॉज लर्निंग वाज इजी, क्योंकि सीखना इजी था। ही टर्नड a lot of his energy towards the debating and model यूनाइटेड नेशंस क्लब। अब वो अपनी ज़्यादातर एनर्जी किस में लगाते थे? डिबेटिंग करने में, और मॉडल यूनाइटेड नेशंस क्लब, इन सब चीज़ों के पीछे अपनी एनर्जी लगाते थे। ही ऑल्सो फाउंड समवन टू एडमायर, उनको कोई कोई एडमायर भी करता था। रिचर्ड ए वेरर इज अ सोशल स्टडी टीचर, उनको किसने एडमायर किया था, प्रशंसा किसने की थी? सोशल स्टडी के टीचर ने, जिनका नाम है रिचर्ड ए वेहरर। वेहरर, तो रिचर्ड ए वेहरर उनके सोशल स्टडी के टीचर थे। रिचर्ड ए वेहरर, रिचर्ड ए वेहरर, रिचर्ड ए वेहरर, रिचर्ड ए वेहरर उनके सोशल स्टडी के टीचर थे, जो उनको एडमायर करते थे, इसकी प्रशंसा करते थे। हिज सोशल स्टडी टीचर एंड एडवाइजर टू बोथ क्लब्स, दोनों ही क्लब्स में इसकी प्रशंसा किया करते थे, एडमायर करते थे, इनको अच्छा काम करता, एप्रिशिएट करते थे। मिस्टर एब्रर वाज द परफेक्ट पर्सन फॉर मी देन, मिस्टर वेरर मेरे लिए बहुत परफेक्ट पर्सन थे, ऐसा एब्राइट कहते हैं। ही ओपनड माई माइंड टू न्यू आइडियाज, उन्होंने मेरे दिमाग को नए आइडियाज के लिए ओपन किया था। तो रिचर्ड एब्राइट अपने सोशल के टीचर को एडमायर कर रहे हैं, उनकी प्रशंसा कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं कि मिस्टर वेरर परफेक्ट पर्सन थे और उन्होंने मेरे दिमाग को नए आइडियाज के लिए ओपन किया था, ऐसा रिचर्ड कह रहे हैं। किसके बारे में कह रहे हैं? मिस्टर वेरर के बारे में कह रहे हैं। मिस्टर वेरर कौन है? उनके सोशल स्टडी के टीचर है। रिचर्ड वुड ऑलवेज गिव दैट एक्स्ट्रा एफर्ट, रिचर्ड हमेशा किसी भी काम के ऊपर एक्स्ट्रा एफर्ट, ज़्यादा एक्स्ट्रा कोशिश करते थे। मिस्टर वेयरर सेड, मिस्टर वेयरर ने कहा था कि रिचर्ड नाम का ये जो लड़का है, वो हर काम के ऊपर क्या करता था? एक्स्ट्रा एफर्ट, ज़्यादा कोशिश करते थे। व्हाट प्लीज्ड मी वाज हियर वाज दिस पर्सन हु पुट 3 or 4 hours at night doing debate research beside doing all research with butterflies and his other interest। ही मेरे को सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की हुई, ये एब्राइट ये बोल रहे हैं, वेरर बोल रहे हैं। मेरे को सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की हुई कि यह पर्सन जो रिचर्ड एब्राइट जो है, वो 3 और 4 आवर्स 3 से 4 घंटे रात को देता था। कि अगर उसको डिबेट करनी है किसी चीज़ के ऊपर दूसरे दिन, तो रात को 3 से 4 घंटा उस डिबेट के ऊपर भी रिसर्च करता था कि मुझे कल किसी जगह जाकर किसी डिबेट में क्या बोलना है। बिसाइड, और उसके अलावा दूसरा जो दिन का काम था रिसर्च करना, बटरफ्लाई पे काम करना, अदर इंटरेस्ट के काम करता, वो तो करता ही था। दिन भर के जो काम अदर इंटरेस्ट के होते थे, जो बटरफ्लाई से रिलेटेड काम और वो सब तो वो किया ही करता था। लेकिन साथ में अगर कभी ऐसा प्रोग्राम सेट कर दिया कि कोई डिबेट में आपको हिस्सा लेना है और किसी टॉपिक पे आपको किसी के साथ डिस्कशन करके कुछ बोलना है, तो उस डिस्कशन के लिए प्रिपरेशन भी वो कम से कम 4 3 से 4 घंटा रात को करके फिर आते थे, रिसर्च करके, और उसके बाद उस चीज़ के ऊपर बोलते थे। तो मतलब ये इनके सर कह रहे किसी भी कोई भी काम इनको दे दिया जाता था, उस काम के ऊपर पूरी रिसर्च करके और सिस्टमैटिक तरीके से वो कुछ बना के लाते थे। इसलिए रिचर्ड एब्राइट बहुत इम्पोर्टेंट हैं, ऐसा उनका सोचना था उस समय से।
ये जो जो थॉट कह रहे हैं वो उनके टीचर कह रहे हैं। उन टीचर का नाम है मिस्टर वेयर जो कि सोशल स्टडीज़ को पढ़ाते थे, ऐसा बुक में दे रखा है। तो रिचर्ड का ध्यान बहुत था काम में। बस सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि किसी भी काम को बहुत ही फ़ोकस्ड होके करते थे और ऐसा हर किसी को करना चाहिए। अगर आप पढ़ने वाले स्टूडेंट हो और आप इसको सुन रहे हो, अगर आप अपने जिस भी काम को कर रहे हो, उसको फ़ोकस्ड होके व्यवस्थित तरीके से करोगे तो आपको मतलब उसमें ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। जैसी आपकी कैपेसिटी होगी उसके हिसाब से आपको कुछ न कुछ अच्छा मिलेगा, बट आपको फ़ोकस्ड होना पड़ेगा। आपका ध्यान इधर-उधर से जो भटकता है उसको लाकर एक जगह कॉन्संट्रेट करना पड़ेगा, तो ही आपको किसी चीज़ से ज़्यादा अच्छे रिज़ल्ट्स मिल सकते हैं। तो एवरेज तो हर कोई कर ही लेता है, बट ज़्यादा अच्छा चाहिए तो आपको भी एफर्ट्स खूब लगानी पड़ेगी, अपने आप को इम्प्रूव करना पड़ेगा। रिचर्ड वाज़ कॉम्पिटिटिव, रिचर्ड एक कॉम्पिटिटिव नेचर वाले पर्सन थे। मिस्टर वेयर कंटिन्यू मिस्टर वेयर वापस से कहते हैं कि रिचर्ड वाज़ कन कॉम्पिटिटिव। रिचर्ड का नेचर कैसा था? कॉम्पिटिटिव, दूसरों से आगे बढ़ना, मतलब आगे बढ़ने का नेचर था उनका, कॉम्पिटिशन वाला था। बट नॉट इन अ बैड सेंस, लेकिन ये बैड सेंस में नहीं थे, कि कॉम्पिटिटिव थे लेकिन बुरे वाले कॉम्पिटिटर नहीं थे। ही एक्सप्लेन्ड, मिस्टर वेयर ने बोला, रिचर्ड वाज़न्ट इंटरेस्टेड इन विनिंग फॉर विनिंग सैक और विनिंग टू गेट प्राइज़। रिचर्ड है, वो विनिंग करने के लिए या प्राइज़ मिल जाए, इनाम मिल जाए, उसके कारण से कोई काम नहीं करते थे। रिचर्ड इनाम जीतने के चक्कर में इंटरेस्टेड नहीं थे कुछ काम करने में। रादर, जबकि उसके बदले में और क्या कहना चाहते थे? ही वाज़ विनिंग बिकॉज़ ही वांटेड टू डू बेस्ट जॉब ही कुड। उनके उनको किसी भी चीज़ में जीतने की इच्छा क्यों थी? ही वांटेड टू डू द बेस्ट ही कुड। वो जितना अच्छा करें, हो सके उतना अच्छा करने की कोशिश करते थे। वह किसी काम को जितना हो सके उतना अच्छा करने की कोशिश करते थे। इसके कारण से वो कॉम्पिटिटिव नेचर वाले थे। वो इनाम जीतने के चक्कर में, रिचर्ड एब्राइट जो हैं, वो इनाम जीतने के चक्कर में कुछ अच्छा करने की कोशिश नहीं कर रहे थे। वो प्राइज़ के चक्कर में कुछ जीत हासिल करना नहीं चाहते थे। वो जीत हासिल करना चाहते थे कि अच्छा काम करूँ मैं। कोई अच्छा काम करने की जो सोच थी, उसके कारण से वो विनर बनना चाहते थे। फॉर द राइट रीज़न, अच्छे काम के लिए, अच्छा कारण कि जिससे इंसानों का कोई भला हो जाए, उस काम के लिए ये जीत हासिल करना चाहते थे। इनाम के लिए जीत हासिल करना नहीं चाहते थे। सोसाइटी को कुछ फ़ायदा हो, ऐसा चाहते थे अपने काम से। ही वांट्स टू बी द बेस्ट, कुल मिलाकर के वह बेस्ट बनना चाहते थे, लेकिन अच्छे काम के लिए बेस्ट बनना चाहते थे। सिर्फ़ इनाम जीत जाने के लिए बेस्ट बनना नहीं चाहते थे। तो वह बेस्ट व्यक्ति बनना चाहते थे, राइट रीज़न के लिए बेस्ट बनना चाहते थे, वो जितना हो सके अपने काम को बेस्ट कर देना चाहते थे। ये उनके अंदर कॉम्पिटिटिव नेचर था और ये सब चीज़ कौन कह रहा है? मिस्टर वेहरर कह रहे हैं, जो उनके साइंस सोशल स्टडी के टीचर थे। एंड दिस इज़ वन ऑफ द इंग्रीडिएंट्स इन द मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट, और यही सबसे इम्पोर्टेंट इंग्रीडिएंट्स है। मतलब अपन कुछ खाना बनाते हैं तो अलग-अलग मसाले नहीं डालते जिससे खाने का टेस्ट बढ़ जाता है। तो ये सारे इंग्रीडिएंट्स, ये सारे गुण ऊपर के जो पॉइंट्स हैं, वो सारे इसकी इंग्रीडिएंट्स हैं। इसके जो अच्छे साइंटिस्ट बनने के जो पॉइंट्स होते हैं, जो ट्रेट्स होते हैं, जो लक्षण होते हैं, वो ये हैं कि एंड दैट इज़ वन ऑफ द इंग्रीडिएंट्स इन द मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट। तो साइंटिस्ट बनने में सबसे इम्पोर्टेंट जो बात थी, वो इन्होंने बताई है कि अच्छे कारण के लिए काम करते थे और द बेस्ट तरीके से किसी काम को करने की कोशिश करते थे। इसके कारण से ये अच्छे साइंटिस्ट बने हैं। स्टार्ट तो अब यहाँ पर एक अच्छी थ्योरी दे रखी है। अच्छा मतलब सिखा हमको भी सिखा रखा है, हर किसी के लिए काम का है, कुछ भी करना हो। हालाँकि यहाँ पर साइंटिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से दे रखा है, बट हम दूसरे फ़ील्ड के लिए भी इसको काम में ले सकते हैं, कि कुछ भी आपको अच्छा करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? स्टार्ट विथ अ फर्स्ट रेट माइंड। आपका दिमाग उस काम के अंदर बिल्कुल पूरा लगा हुआ होना चाहिए। फर्स्ट रेट माइंड, अच्छा दिमाग होना चाहिए आपका। उसको बोलते हैं फर्स्ट रेट माइंड से कोई भी काम चालू करो। बढ़िया दिमाग से कोई काम चालू करो। फिर ऐड क्यूरियोसिटी, आपको उसमें कुछ जानने की इच्छा हो, उसको मिक्स कर दो। कुछ जानने की आपको इच्छा है, उसको उसके अंदर मिक्स कर दो। क्यूरियोसिटी को मिक्स कर दो, जिज्ञासा को मिक्स कर दो। मिक्स इट विल मिक्स इन द विल टू विन। अब आपके अंदर एक और बात होनी चाहिए, विल टू विन, कि मैं इस काम में जीत हासिल करूँगा। मैं जिस भी टॉपिक को लेके बैठा हूँ, उसमें मैं जीत हासिल करूँगा। ये बात भी आपके अंदर आनी चाहिए।
फॉर द राइट रीज़न, और जो जीत हासिल आप करना चाहते हो वो राइट रीज़न के लिए होनी चाहिए, मतलब सही कारण के लिए मैं ये काम कर रहा हूँ। मैं जो काम कर रहा हूँ उससे सोसाइटी को फ़ायदा होगा, अच्छा काम होगा, अच्छा करूँगा, लोगों को बढ़िया लगेगा, लोगों को बेनिफिट होगा। ऐसा सोच करके करो, राइट रीज़न के लिए काम करो। एवराइट हैज़ दिस क्वालिटीज़, एवराइट में ये सब क्वालिटी थी। फ्रॉम द सेम टाइम द बुक द ट्रैवल्स ऑफ मोनार्क एक्स ओपन्ड द वर्ल्ड ऑफ साइंस टू हिम। और मोनार्क द ट्रैवल ऑफ मोनार्क एक्स जो है, उस किताब ने उसको साइंस की दुनिया के लिए ओपन कर दिया था। साइंस की दुनिया उसके लिए ओपन कर दी थी इस किताब ने। रिचर्ड एवराइट हैज़ नेवर लॉस्ट हिज साइंटिफिक क्यूरियोसिटी। रिचर्ड एवराइट ने कभी भी अपनी साइंटिफिक क्यूरियोसिटी को खोया नहीं था। मतलब साइंस के बारे में उसको जितनी भी जानने की इच्छा होती थी, वो कभी भी उस क्यूरियोसिटी को रोकता नहीं था। वो जितनी क्यूरियोसिटी पैदा होती थी, उसके हिसाब से उतना ही कुछ न कुछ रिसर्च करते ही रहते थे, आगे बढ़ते ही रहे, रुके थे कभी भी नहीं। तो रिचर्ड एवराइट एक बहुत बड़े साइंटिस्ट बने, या कोई दूसरा व्यक्ति भी अच्छा कुछ बन सकता है उसके फील्ड में, उसके लिए उन्होंने ये पॉइंट बताया है कि फर्स्ट रेट माइंड से काम करो। अपना दिमाग बिल्कुल उसी काम में लगाओ, जिस काम को आप करना चाहते हो, तब आपका दिमाग बिल्कुल सही होना चाहिए उस काम के लिए। फिर आपको क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, कुछ काम को अच्छा करने के लिए उसकी आगे जानने की इच्छा रहनी चाहिए साथ में। फिर विल टू विन, मैं जीत हासिल करूँगा, ये भी आपके माइंड में होना चाहिए। और राइट रीज़न, और सही काम के लिए कर रहा हूँ। मैं सही रिज़ल्ट चाहता हूँ इससे, कुछ अच्छा हो ऐसा चाहता हूँ। तो राइट रीज़न के लिए काम करो, जीतने की इच्छा रखो, क्यूरियोसिटी भी रखो, और फर्स्ट रेट माइंड से काम करो। तो आप एक बहुत ही सक्सेसफुल पर्सन बन सकते हो, और एक सक्सेसफुल साइंटिस्ट बन सकते हो। और ये चीज़ और ये क्वालिटीज़ रिचर्ड एवराइट में थी, इसलिए वो एक सक्सेसफुल और बढ़िया साइंटिस्ट बने। और जब से उन्होंने वो बुक पढ़ी थी, द ट्रैवल ऑफ मोनार्क एक्स, उसके बाद से साइंस की दुनिया उनके लिए ओपन हो गई थी। लेकिन उसके बाद वो कभी रुके नहीं, लगातार साइंस की दुनिया में चलते रहे, और अपनी साइंटिफिक क्यूरियोसिटी थी, उसको और भी आगे बढ़ाते रहे, उस क्यूरियोसिटी से और आगे बढ़ते रहे। और उन्होंने कभी भी लॉस्ट नहीं किया, अपनी क्यूरियोसिटी को खोया नहीं, कि भई चलो अब बहुत हो गया, अब मैं थक चुका हूँ, अब मेरे को कुछ काम नहीं करना है। ऐसा नहीं बने वो, लगातार काम करते रहे, सीखते रहे, फिर आगे बढ़ते रहे, ऐसे अपनी रिसर्च को आगे बढ़ाते रहे। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा लेसन, जिसका नाम है द मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट। इस लेसन की सारी बातें आपको मैंने धीरे-धीरे समझाई हैं, भले ही वीडियो आपको लंबा लगे, तो छोटे वीडियो, बड़े वीडियो उससे काम नहीं होता है। हाँ, एक शॉर्ट रिवीजन करना वो अलग बात है, लेकिन अगर लेसन को कोई ध्यान से समझने की कोशिश कर रहा है, तो उसको इतना पढ़ने की ज़रूरत पड़ती है। लीग्स का मतलब क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ स्पोर्ट्स क्लब और टीम्स प्लेइंग मैचेस अमंग देमसेल्व्स। कभी कोई मीनिंग पूछ ले तो आपको ये पता रहना चाहिए। कंट्री का मतलब होता है, ये कंट्री नहीं, काउंटी, काउंटी का मतलब रीजन, छोटा एरिया, स्मॉल एरिया। अब है स्टारलिंग, अ कॉमन यूरोपियन बर्ड, एक यूरोपियन बर्ड है विथ ब्लैक ब्राउन स्पॉटेड प्लूमेज, विथ नेस्ट हियर नेस्ट नियर बिल्डिंग, एंड इज अ गुड मिमिक। मिमिक भी करता है, ऐसा बर्ड है ये। भी इतना सारा नहीं लिखना, बस एक तरह से बर्ड है, ये पता रहना चाहिए। मीनिंग पूछे तो कभी जरूरत पड़ सकती है, बट यू हैव टू मेमोराइज दिस, आपको याद कर लेना चाहिए फॉर दिस लेसन। एंटोमोलॉजी, एंटोमोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ इंसेक्ट, कीड़ों की पढ़ाई, इंसेक्ट की पढ़ाई करने को बोलते हैं एंटोमोलॉजी। अंदर दे रखा है, इन्होंने की थी। यूरेका, अ क्राई ऑफ ट्रायम्फ ओवर अ डिस्कवरी। अगर हम कोई चीज में जीत हासिल करते हैं तो हम जोर से चिल्लाते हैं, हुर्रे हमने ये कर लिया, आई हैव डन, आई हैव बीन, आई हैव वॉन, ऐसा ऐसा बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं यूरेका। तो जीत की खुशी से जो क्राई निकलती है उसको बोलते हैं यूरेका। ओरिजिनली एट्रीब्यूटेड टू द आर्किमिडीज, ठीक है, ये आर्किमिडीज जो है उनके द्वारा से उनके द्वारा कब यूज़ किया गया था ये। कनुइस्ट का मतलब होता है अ पर्सन हू पैडल्स अ कनू, अ लाइट बोट। एक हल्की नाव को कनू कहते हैं, और उसको चलाने वाले को कनुइस्ट कहते हैं। कनुइस्ट मतलब एक हल्की नाव चलाने वाला, और हल्की नाव को क्या बोलते हैं? कनू। अब इस स्पेलिंग को लेकर आप गूगल करोगे तो उसके पिक्चर मिल जाएँगे, पर हमको उसके अंदर रिसर्च नहीं करनी है, बस आपको अगर देखना हो तो देख लेना, बट एक कनुइस्ट थे, बस इतना ही लिखा है बुक में। तो यहाँ पर हमने इस लेसन के अंदर जो मीनिंग थे वो भी देख लिए, प्लस लेसन की सारी बातों को धीरे-धीरे समझा है।
वीडियो लंबा बड़ा छोटा, छोटे वीडियो बिल्कुल एक 10 मिनट का भी हो सकता है जिसमें लेसन को पूरा मैं शॉर्ट में बता सकता हूँ, वो अलग बात है। बट किसी को पूरी डेप्थ से समझना है, एक-एक पॉइंट लेसन का समझना है, एक-एक लाइन समझनी है, तो वो सारी सुविधा आपको इस जो लेसन मैंने अभी आपको पढ़ाया है उसमें मिल चुकी है। तो आप इसको देखें, बार-बार देखें, ताकि आप इसके अंदर परफेक्ट बन जाएँ और एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आंसर्स आपको करने हो तो आपको सुविधा मिले कि आप लेसन को समझ चुके हो, तो लिखने में आपको सुविधा रहेगी। प्लस क्वेश्चन आंसर्स करने हो किसी भी तरीके से आपको इसमें बेनिफिट होगा। तो शॉर्टकट्स भी इसके अंदर कभी कुछ बनाएँगे तो आपको इस पे जानकारी मिलती रहेगी। हमारे साथ जुड़े रहिएगा लगातार। हाउ कैन वन बिकम अ साइंटिस्ट? एक साइंटिस्ट, कोई इंसान एक साइंटिस्ट कैसे बन सकता है, या एक इकोनॉमिस्ट कैसे बन सकता है, या क्या एक हिस्टोरियन कैसे बन सकता है? डज़ इट सिंपली इन्वॉल्व रीडिंग मैनी बुक्स? क्या हम किसी सब्जेक्ट के ऊपर बहुत सारी किताबें पढ़ते हैं तो वो बन सकते हैं अपन? डज़ इट इन्वॉल्व्स ऑब्जर्विंग? क्या हम सिर्फ़ ऑब्जर्विंग से ही कुछ बन सकते हैं? क्या थिंकिंग करके ही हम कुछ बन सकते हैं? या क्या हम कोई कुछ बनना हो तो सिर्फ़ एक्सपेरिमेंट करके ही बन सकते हैं? कुल मिलाकर हम कुछ अच्छा बनना चाहते हैं, चाहे साइंटिस्ट बनना चाहें, इकोनॉमिस्ट बनना चाहें, चाहे हिस्टोरियन बनना चाहें, कैसे बन सकते हैं? इसका जवाब आपको इस लेसन को पढ़कर खुद आ जाना चाहिए। ज़्यादातर चीज़ें लास्ट लाइन में बता रखी है कि कुछ भी अच्छा करना हो, तो इसमें इसका जो समरी दे रखी है समझ जाओ। ये पॉइंट किसी के अंदर होंगे तो वो सब अच्छा कर सकता है, चाहे किसी भी फ़ील्ड में उसको जाना हो, क्योंकि हर फ़ील्ड में कुछ नया काम माँगते हैं। यू मस्ट हैव रीड अबाउट द सेल्स एंड डीएनए इन योर साइंस बुक में आपने सेल्स के बारे में और डीएनए के बारे में ज़रूर पढ़ा होगा। डिस्कस रिचर्ड एब्राइट वर्क इन लाइट ऑफ व्हाट यू हैव स्टडीड। तो आपने जो भी पढ़ा, उस पढ़ाई को आप रिचर्ड एब्राइट के हिसाब से भी डिस्कस करके देखो। इफ़ यू गेट अपॉर्च्युनिटी इफ़ यू गेट अपॉर्च्युनिटी टू वर्क लाइक एब्राइट ऑन प्रोजेक्ट्स एंड एक्सपेरिमेंट, आपको अगर इनकी तरह काम करने मिलता है, कौन से फ़ील्ड में आप जाना पसंद करोगे और क्यों पसंद करोगे? तो ये आपको खुद समझो, उस हिसाब से कुछ क्वेश्चन पूछ रखें। उसके अलावा बुक में तो किसी भी तरीके के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो आपको सारा चीज़ आपको प्रिपेयर करना चाहिए इसके अंदर, क्योंकि ये सब चीज़ें तो सब जगह अवेलेबल हो जाती है। बस लेसन को बहुत ध्यान से समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और मैंने आपकी ज़रूरत के अकॉर्डिंग थोड़ी-सी कोशिश की है कि आप उस लेसन को समझ पाएँ। तो मैं एक बार आपके बेनिफिट के लिए एक बार से इस लेसन को रीकैप कर देता हूँ, बिल्कुल शॉर्ट में, कम से कम, बहुत कम से कम टाइम में। द मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट जो लेसन का नाम है हमारा, और इसमें बताया था कि रिचर्ड जो हैं, वो अपना कुछ आर्टिकल लिखते हैं। वो बहुत अच्छा जो साइंस का जर्नल होता है उसके अंदर छपता है, जबकि ये होना बहुत कठिन काम है, और बहुत कम एज में इन्होंने अपना जो आर्टिकल है वो मैगज़ीन में, साइंस जर्नल में पब्लिश हुआ था, जो कि हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं था ऐसा करना। इनको छोटे थे तो सिर्फ़ अकेले ही थे पेरेंट्स के। उसके बाद ये भी बात जानकारी मिली है कि वो किसी के साथ खेल नहीं सकते थे क्योंकि अकेले रहते थे। उनके साथ उनकी माँ हुआ करती थी, उनके फ़ादर की डेथ हो गई थी। अब जब वो स्कूल नहीं जा रहे थे तब तक तो वो माँ के साथ ही रहते थे, और अलग-अलग तरह के काम करते रहते थे, जिसमें कुछ चीज़ें कलेक्ट करना और ये सब काम किया करते थे। फिर जब वह स्कूल पढ़ने चले जाते हैं, तो उसके बाद कुछ फ्रेंड्स भी हो जाते हैं, जब घर पे आते हैं उनसे मिलते-खेलते, पर रात को उसकी माँ के साथ ही वो अकेले रहते थे। उसकी माँ उसको बहुत कामों में मदद करती थी। अच्छा, पहले उसको खेलने के अलावा दूसरे काम भी सिखाए गए थे, रॉक कलेक्ट करना, फॉसिल्स, कॉइन्स ये सब कलेक्ट करना भी, वो भी इसमें बहुत इंटरेस्ट लेते थे। उन्होंने जो अचीवमेंट किया था, वो अचीवमेंट किस तरीके का था? उसका अचीवमेंट का कंपैरिज़न बेसबॉल के अंदर जो होम रन होता है, मतलब एक सिक्सर मार देने जैसी बात। क्रिकेट में सिक्सर मार देना मतलब उससे बाहर चली जाती है बॉल। तो उस तरीके का काम, जैसे बेसबॉल में कोई होम रन अचीव करता है फर्स्ट टाइम, वैसा ही रिचर्ड एवराइट ने साइंस की दुनिया में अचीवमेंट पहली-पहली बार आते ही कर दिया था। तो बहुत बड़ा अचीवमेंट कर दिया था उन्होंने। और उसके बाद ये दे रखा है कि रिचर्ड जो हैं, उसकी मदर उसको किस तरीके से हेल्प करती थी। उसकी मदर ने उसको अलग-अलग चीज़ें लाके दे दी थी। उसको लर्निंग से रिलेटेड एनकरेजमेंट करती थी पहली बात तो, फिर ट्रिप पे ले जाती थी, टेलीस्कोप दिया था, माइक्रोस्कोप दिया था, कैमरा दिया था, माउंटिंग मटेरियल पहाड़ पर चलने का जो मटेरियल होता है वो भी दिया था, दूसरे सामान भी दिए थे और दूसरी तरह की हेल्प भी दी थी। मतलब इसमें बहुत सारी बातें थी। और उसके बाद ये स्कूल जब जाते हैं,
तो उनको और भी फ्रेंड्स मिलने लग जाते हैं और स्कूल नहीं गए थे तब तक उनकी माँ मदर के साथ ही वो रहा करते थे। शाम के टाइम मदर और वो दोनों अकेले ही रहा करते थे घर पे और फिज़िकल वर्क और लर्निंग भी ये किया करते थे और वो बहुत ही लाइक करते थे। जो भी काम उसकी मदर उसको सिखाती थी, वो उसको लाइक करते थे। एक जनरल किड की तरह ही वो थे, लेकिन पढ़ने-लिखने का और कुछ काम की बात होती तो वो सब में नंबर 1 आ जाते थे। ऐसे परफेक्ट थे रिचर्ड एब्राइट। तो एब्राइट के बारे में पहले ये 25 तरह की तितलियाँ इकट्ठी की थी उन्होंने अपने होम टाउन में। होम टाउन का नाम भी अंदर दे रखा है, रीडिंग, साउथ ऑफ रीडिंग पेंसिल्वेनिया। इतनी तरह की तितलियाँ थी, उनके नाम भी दे रखे हैं। अब बाद में उनको उनकी मदर एक बुक देती है और उस बुक का नाम है, वो चिल्ड्रन बुक है, हालाँकि बच्चों की बुक है, द ट्रैवल्स ऑफ मोनार्क एक्स। इससे उनको बहुत ही इंस्पिरेशन मिलती है और साइंस की दुनिया उनके लिए खुल जाती है। फिर ये और आगे बढ़ते रहते हैं, उसमें बटरफ्लाइज़ के ऊपर टैग लगाने का बोला था। टैग मतलब अटैचिंग लेबल फॉर इन्फॉर्मेशन। और ये सब बुक लिखी हुई थी, किसके द्वारा लिखी हुई थी? फ्रेडरिक ए. अर्काट ने, जो कि एक बहुत बड़े डॉक्टर हैं, मतलब किस चीज़ के लिए? इस फील्ड के लिए, जिस फील्ड में वो काम कर रहे हैं। डॉक्टर फ्रेडरिक ए. अर्काट ने लिखी थी, जो यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो कनाडा के थे। उनकी बुक से फिर उन्होंने वापस सजेशन माँगे कि मैं ये काम करना चाहता हूँ, कि बटरफ्लाई पे टैग लगाना चाहता हूँ। फिर उन्होंने टैग लगाए। अब बार-बार तितलियाँ कितनी ढूँढे, इसलिए ब तितलियाँ खुद घर पे पालना चालू कर दिया था उन्होंने। और फीमेल मोनार्क जो थे, उनको घर पे ही रेज़ करते थे, वो अपनी बिल्डिंग के बेसमेंट में। और कैटरपिलर पहले एग, फिर कैटरपिलर, प्यूपा और बटरफ्लाई तक जब तितली बड़ी हो जाती, बाद में उस पर टैग लगाकर उसको छोड़ देते थे। बहुत सारी तितलियों पे और उन्होंने टैग लगाए थे और कई सालों तक ये काम किया था। और तितलियाँ जो हैं, वो 6 वीक तक ही चलती है समर में, उनकी सीज़न उस जगह पे इतनी रहती है और कितनी वैराइटियाँ हैं, वो दे रखी हैं यहाँ पे। अब ये कह रहे हैं कि बहुत ही टेडियस काम था उनके लिए, थकाने वाला और बोरिंग काम था। इन्होंने बहुत काम किया लेकिन उसका कोई ज़्यादा बड़ा अच्छा बेनिफिट नहीं मिला। लास्ट लास्ट उनको 2 तितलियाँ लोगों को वापस मिली थी। रिकैप्चर 2 तितलियाँ हुई जिसके ऊपर टैग लगे हुए थे, बाकी जितनी भी तितलियाँ थी कभी पकड़ में नहीं आई और वो भी उनके लिविंग प्लेस से सिर्फ़ 75 माइल्स दूर ही मिली, उसके अलावा और कोई तितली नहीं मिली। तो ये रिसर्च इतनी बड़ी इम्पोर्टेंट उनके लिए प्रूव नहीं हुई, लेकिन इससे उनको आगे बढ़ने का चांस मिला। जब ये 7th ग्रेड में थे, तो आगे ये कुछ डिस्प्ले करते हैं पहली-पहली बार। सिर्फ़ उन्होंने जो फ्रॉग होता है, मेढक होता है, उसके टिश्यूज़ के ऊपर कुछ डिस्प्ले बनाया था माइक्रोस्कोप से दिखा करके। लेकिन ये एक तरह का रियल एक्सपेरिमेंट नहीं था, इसलिए किसी ने भी उसको नोटिस नहीं किया और उस नीट डिस्प्ले का उनको कोई ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिला। लेकिन एक सीख मिल गई कि अगर आपको किसी का कोई आपको नोटिस करे ऐसा हो, तो आपको रियल एक्सपेरिमेंट करने चाहिए साइंस की दुनिया में, तो ही आपको कोई ध्यान देगा, नहीं तो कोई ध्यान नहीं देगा। ये चीज़ उनको इससे सीख मिल गई। मतलब यहाँ पे वो फेल हुए थे, फेल्योर। फेल होने पर भी इंसान उससे सबक ले सकता है कि मुझे ये काम नहीं करना है और जो पास हुए हैं, जो विनर हैं, उन्होंने क्या किया है, वो काम मेरे को करना है। ये उन्होंने वहाँ से सीख ली। ऑलरेडी द कॉम्पिटिटिव स्पिरिट, उनके अंदर कॉम्पिटिटिव स्पिरिट बहुत थी, मतलब कुछ भी करूँ मैं, आगे बढ़ूँ, ये स्पिरिट उसके अंदर थी। और उस स्पिरिट से ये इंसेक्ट के ऊपर स्टडी करते रहे, आगे बढ़ते रहे, रियल एक्सपेरिमेंट करते रहे। उसके बाद धीरे-धीरे उन्होंने सजेशंस भी लिया अर्काट से, उन्होंने सजेशन दिए भी थे और फिर काम करना स्टार्ट कर दिया इन्होंने। अब मोनार्क कैटरपिलर के ऊपर इन्होंने वायरल डिजीज़ के बारे में रिसर्च की थी। इस वायरल डिजीज़ में उन्होंने ये चेक करना था कि बीटल से उनको वायरस फैलते हैं कि नहीं फैलते हैं। तो उन्होंने बीटल्स को साथ में रख दिया उन कैटरपिलर को और ये चेक किया कि उनसे बीमारी फैलती है कि नहीं फैलती है। लेकिन उससे उसको ऐसा कुछ नहीं लगा कि ये बीटल्स जो हैं उससे कैटरपिलर बीमार होते हैं, ऐसा कुछ प्रूव नहीं हुआ। तो ये तरीका निकाला उन्होंने। अब उसके बाद बटरफ्लाई जो हैं, वायसराय बटरफ्लाई मोनार्क की कॉपी करती हैं कि नहीं करती है, इसके ऊपर भी उनको एक रिसर्च का काम था, वो भी उन्होंने किया था। अब रिसर्च में उन्होंने ये निकाला कि स्टर्लिंग बर्ड है, वो ऑर्डिनरी बर्ड फूड नहीं खाता है, लेकिन ये मोनार्क को खा जाता है। ये उन्होंने एक रिसर्च करके निकाला था। उसपे उनको अलग-अलग पोज़ीशन मिली थी भैया ज़ूलॉजी के अंदर, फर्स्ट पोज़ीशन मिली उस प्रोजेक्ट से और काउंटी साइंस फेयर में उसको थर्ड पोज़ीशन मिली। ये जो ऊपर है वो मोनार्क बटरफ्लाई है, ये जो नीचे है वो वायसराय बटरफ्लाई है।
इनकी पिक्चर वगैरह तो नहीं आने हैं क्योंकि परीक्षा इस तरीके की नहीं है, आपकी साइंस नहीं है ये। अब प्यूपा, अगली रिसर्च में उनको बताया था कि प्यूपा जो होता है उसके ऊपर स्पॉट्स होते हैं 12 गोल्डन, टाइनी गोल्ड स्पॉट्स होते हैं। लोग कहते थे, पहले दूसरे साइंटिस्ट कहते थे कि ये ऑर्नामेंट है, लेकिन इन्होंने बोला नहीं, ये हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं जिससे बटरफ्लाई बड़ी होती है। तो ये भी रिसर्च उन्होंने ही करके बताई है। अब आगे ये है कि उन्होंने आगे की क्लासेस के अंदर फिर उनको चांस मिलता है आर्मी लेबोरेटरीज में काम करने का। जैसे जैसे वो आगे बढ़ते जाते हैं उनको एंटमोलॉजी एंटमोलॉजी की लेबोरेटरी में काम करने का चांस मिलता है। कौन सी लेबोरेटरी है? वाल्टर रीड आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च में काम करने का उनको चांस मिलता है। और फिर ये और आगे बढ़ते हैं, सीनियर ईयर में फिर और आगे जाते हैं ये। और और भी आर्मी लेबोरेटरी में यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर में भी उनको काम करने का चांस मिलता है। हार्मोन का केमिकल स्ट्रक्चर जो है वो ये पढ़ते हैं। ये सब चीज़ें भी उनको उस गोल्ड स्पॉट से ही पता चलती हैं। एब्राइट ने जो भी आइडिया सेल के बारे में बताया था उसका इम्पोर्टेंस ये थी कि लाइफ, सेल की लाइफ क्या होती है हमारी लाइफ में, हमारे शरीर में जो सेल होती हैं या किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर सेल होती है, तो उसकी लाइफ के बारे में उनको आइडिया मिला। और वो कब पता चला? जब एक्सरे पढ़ रहे थे, वो केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ हार्मोन का पढ़ रहे थे, तब उनको पता चला। अब उन्होंने ये बताया कि डीएनए और सेल में क्या रिलेशन होता है, या डीएनए जो होता है उसको सेल कैसे रीड करता है, ब्लूप्रिंट ऑफ डीएनए जो होता है उसको सेल कैसे रीड करता है, ये भी उनको सॉल्यूशन उसका मिला। और है हमारी हेरेडिटी होती है उसका क्या होता है, उसके बारे में उन्होंने स्टडी की। एब्राइट जो है और उसके रूममेट के साथ मिलकर उन्होंने इसके उसके ऊपर एक मॉडल भी बनाया था। एब्राइट जब उनकी ग्रेजुएट होते हैं तो 1510 लोगों के अंदर से उनको सेकंड नंबर की रैंकिंग मिलती है। उसके बाद भी वो अपना काम चालू रखते हैं। एक हार्वर्ड मेडिकल कॉलेज है उसके अंदर ही एक्सपेरिमेंट करने के लिए वो काम आगे करते रहते हैं। ये थ्योरी, जब अगर इनकी थ्योरी सही साबित हो जाती है तो कैंसर या अदर डिजीजेस को रोकने से रिलेटेड कुछ न कुछ काम किया जा सकता है। तो ये उनका अचीवमेंट है। रिचर्ड हमेशा ही एक अच्छे डिबेटर भी रहे हैं, एक पब्लिक स्पीकर भी रहे हैं, एक कनुइस्ट भी रहे हैं और एक अच्छे फोटोग्राफर भी रहे हैं। वो हमेशा स्टेट ए स्टूडेंट रहे, मतलब एक टॉपर स्टूडेंट रहे, जहाँ पर भी पढ़े टॉपर स्टूडेंट रहे। उसके बाद मिस्टर वेयर जो उनके हिस्ट्री के, हाँ, हिस्ट्री नहीं, सोशल सोशल स्टडीज़ के टीचर थे, वो हमेशा उसकी प्रशंसा करते थे और वो कहते थे कि रिचर्ड किसी भी काम को देते थे तो उसके ऊपर बहुत रिसर्च करके काम करते थे। वो किसी भी काम को हल्के तरीके से करना बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। रिचर्ड कॉम्पिटिटिव नेचर के थे, लेकिन वो कॉम्पिटिटिव नेचर के प्राइज़ हासिल करने के लिए कॉम्पिटिशन में अगर खड़े हैं तो वो प्राइज़ के लिए नहीं खड़े रहते थे। वो कॉम्पिटिशन इसलिए करते थे कि वो अच्छा कर पाएँ कुछ अच्छा, और अच्छे रीज़न के लिए कर पाएँ और द बेस्ट अपना किसी भी काम में वो देना चाहते थे। इसलिए वो कॉम्पिटिशन, किसी भी काम में कॉम्पिटिटिव नेचर इसलिए रखते थे कि वो द बेस्ट करना चाहते थे अपना। और सबसे लास्ट पैराग्राफ इस लेसन का जिसके अंदर बता रखा है कि किसी को भी किसी भी फ़ील्ड में कुछ भी अच्छा बनना हो, यहाँ पर साइंटिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से दे रखा है, पर किसी और फ़ील्ड में भी बनना हो, तो हमारा उस काम के लिए फर्स्ट रेट माइंड होना चाहिए कि हम उस काम के बारे में बिल्कुल सोच रहे हों और अपना माइंड उसके लिए फिट हो। फिर क्यूरियोसिटी होनी चाहिए उसको सीखने के बारे में, और उसके बाद में विल टू विन, जीतने की इच्छा होनी चाहिए, और राइट रीज़न, सही सही पर्पज़ या सही उद्देश्य से वो काम करने की हमारी इच्छा होनी चाहिए। तभी हम एक द बेस्ट पर्सन बन सकते हैं, द बेस्ट साइंटिस्ट बन सकते हैं। तो ये क्वालिटीज़ जो भी किसी में होती हैं, तो वो अपने फ़ील्ड में अच्छे से सक्सेस हो सकता है। और उनकी ज़िंदगी के अंदर मोनार्क एक्स नाम की बुक थी, उन्होंने साइंस की दुनिया खोल दी थी। और उसके बाद भी जितना भी वो काम करते रहे, उन्होंने अपनी क्यूरियोसिटी को कभी भी खोने नहीं दिया। जितनी क्यूरियोसिटी उनकी थी, हमेशा उससे कुछ न कुछ आगे बढ़ते रहे और सीखते रहे। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा टॉपिक। इसको मैंने स्मॉल, बिल्कुल छोटे में भी एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन वो भी पॉइंट-पॉइंट इतना हो गया कि आपके लिए कंप्लीट कर दिया है। तो आप पूरा लेसन ध्यान से पढ़ें, बार-बार देखें, और लास्ट में मैंने इसको बिल्कुल शॉर्ट में दे रखा है, तो शॉर्ट में भी सुन लें, पर पढ़ना तो पड़ेगा। शॉर्ट समरी के लिए होगा तो हो सकता है अलग कुछ बनाएँगे, वो अलग पॉइंट होता है। रॉबर्ट डब्ल्यू पीटरसन, इन्होंने ये लिखा है, इनका नाम लिखा हुआ नीचे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना इनफ है। किसी और वीडियो के साथ में आपसे कम्युनिकेट होंगे, किसी और नए टॉपिक के साथ में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।